मुझे लगा कि वो हाई सोसाइटी की वॉरिस एक गरीब स्टूडेंट है, जिसे अपने साथ रखने के लिए मैं 3 साल तक हर महीने 3000 युआन खर्च करता रहा, जब तक कि कॉलेज से ग्रेजुएट होने के बाद मुझे अपने चाइल्डहुड स्वीटहार्ट के साथ अरेंज मैरिज के लिए घर जाने पर मजबूर नहीं होना पड़ा। जाने से पहले मैंने उसे 1000 युआन का एक चेक दिया। चलो इसे यहीं खत्म करते हैं, मुझे घर जाना है और शादी करनी है। अनपेक्षित रूप से वो लिटिल विक्सिन तुरंत गुस्से से भड़क गई। गुशियान आन, तुम मुझे डंप करना चाहते हो? क्या तुम जानते हो मैं कौन हूं? लेकिन मैंने उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। मैंने चेक फेंका और जल्दी से घर वापस आ गया, जब तक कि हम 3 दिन बाद एक हाई सोसाइटी पार्टी में दोबारा नहीं मिले। वो होस्ट की सीट के पास ऐसे खड़ी थी जैसे सितारों के बीच घिरा हुआ चांद हो, जबकि मेरे पेरेंट्स लगातार उसके सामने झुक रहे थे और गिड़गिड़ा रहे थे। मैं मौके पर ही दंग रह गया। जिस लिटिल सॉन्ग बर्ड को मैंने इतने लंबे समय तक रखा था, वो अचानक एक हाई सोसाइटी प्रिंसेस में कैसे बदल गई? अब तक पार्टी आधी खत्म हो चुकी थी। गेस्ट्स बारी बारी से टोस्ट देने के लिए मेन टेबल पर जा रहे थे। मेरी मंगेतर वेन यू टिंग भी खड़ी हुई और मेरा हाथ थाम लिया। चलो चलते हैं, चलो ओल्ड मास्टर शिया को टोस्ट देते हैं। मेन टेबल लोगों से घिरी हुई थी। ओल्ड मास्टर पहले ही टेबल छोड़ चुके थे। गेस्ट का स्वागत करने के लिए केवल शिया किंग शुअर बची थी। ये देखकर कि आगे के लोगों ने अपना टोस्ट खत्म कर लिया है और चले गए हैं, वेन यू टिंग शालीनता से अपना वाइन ग्लास लेकर शिया किंग शुअर के पास गई। मिस शिया, मैं रोंगचिंग के वेन ग्रुप से वेन यू टिंग हूँ। मैंने काफी समय से आपकी रेपुटेशन के बारे में सुना है। मैं आपको एक टोस्ट देना चाहती हूँ। वेन यू टिंग ने दोनों हाथों से वाइन ग्लास पकड़ा। उसे ऑफर करते हुए वो शिया किंग शुअर का इंतजार कर रही थी कि वो उसके साथ ग्लास टकराए, लेकिन शिया किंग शुअर ने अपना ग्लास उठाने का कोई इरादा नहीं दिखाया। आसपास के सभी लोग इस बात को लेकर उत्सुक थे कि वेन फैमिली ने शिया फैमिली की इस महान प्रिंसेस को नाराज करने के लिए ऐसा क्या किया है। यहाँ तक कि वेन यू टिंग भी बेहद हैरान थी, क्योंकि आज से पहले वेन ग्रुप और शिया फैमिली का कभी कोई कांटेक्ट नहीं रहा था। वो शिया किंग शुअर से भी कभी नहीं मिली थी। वेन यू टिंग के चेहरे पर चिंता और कन्फ्यूजन के भाव आ गए। मिस शिया, क्या मैं ये पूछने की हिम्मत कर सकती हूँ कि क्या वेन फैमिली ने किसी तरह आपको ठेस पहुंचाई है? लेकिन शिया किंग शुअर अचानक खड़ी हो गई। उसकी नज़र वेन यू टिंग के पीछे खड़े आदमी पर जाकर टिकी। उसके एक्सप्रेशन बेहद उदासीन थे। उसकी ठंडी पीली स्किन उसे एक इथरियल और परलौकिक आभा दे रही थी, जैसे वो सांसारिक धूल से अछूता हो, लेकिन उसकी आवाज में भावनाओं की एक हल्की लहर सुनी जा सकती थी। आपको इसके बारे में मिस्टर गू से पूछना होगा। तुरंत सभी की निगाहें वेन यू टिंग के पीछे खड़े आदमी की ओर मुड़ गईं। कई लोगों ने शुरुआत से ही इस सूट पहने आदमी पर ध्यान दिया था। वो किसी ऐसे स्टार जैसा लग रहा था जो सीधे स्क्रीन से उतर कर आया हो। वो चेहरा सचमुच हद से ज्यादा हैंडसम था। अनगिनत जांचती हुई और परखती हुई नजरें एक के बाद एक मुझ पर गिरने लगीं। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि ये औरत यहीं मेरे लिए चीजें मुश्किल कर देंगी। वेन यू टिंग अब पीछे मुड़ चुकी थी। उसने मुझे एक हड्डी जमा देने वाली नजर से देखा। उसकी आवाज आरोपों से भरी थी। गुशियान आन, जल्दी बताओ कि क्या चल रहा है। वेन यू टिंग को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके सिर पर अभी किसी ने वार किया हो। वो शिया किंग शुअर को क्यों जानता होगा और उसे नाराज क्यों करेगा? क्या उनके बीच कुछ हो सकता है? मैंने एक कदम आगे बढ़ाया और मुस्कुराते हुए कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मिस शिया इतनी पुरानी रंजिश रखेंगी। बात बस इतनी थी कि 3 साल पहले बाहर जाते समय मैंने अनजाने में मिस शिया की प्यारी कार पर स्क्रैच मार दिया था। उस समय मुझे आपकी पहचान नहीं पता थी, इसलिए मैंने बस 1000 युआन छोड़े और अपने रास्ते चला गया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मिस शिया को ये अभी भी इतनी साफ तरह से याद होगा। एक कोने में फंसे होने के कारण मुझे झूठ बोलने पर मजबूर होना पड़ा। मैं बस ये नहीं कह सकता था कि मैं 3 साल तक उसके साथ सोया और फिर कुछ दिन पहले उसे डंप कर दिया। पहले इस तरह मैंने उसे ठेस पहुंचाई थी। क्या मैं ऐसा कह सकता था? ये सुनने के बाद आसपास के सभी लोग समझ गए। वेन यू टिंग ने भी अनजाने में राहत की सांस ली। ये साफ नहीं था कि वो अभी इतनी चिंतित क्यों महसूस कर रही थी, ये सोचकर कि हमारे बीच कोई शाइनी रिलेशनशिप है। तभी वेन यू टिंग ठंडे स्वर में चिल्लाई, मिस शिया की कार जरूर बेशकीमती होगी। तुम्हारे 1000 युआन एक इंसल्ट हैं। जल्दी करो और मिस शिया से माफी मांगो। सभी ने मेरे प्रति वेन यू टिंग का एटीट्यूड देखा और आह भरी कि एक घर जमाई की सचमुच कोई डिग्निटी नहीं होती, जिसे भीड़ के बीच इस तरह बेरहमी से डांटा जा रहा है। लेकिन मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं था। मैंने अपना ग्लास उठाया और शिया किंग शुअर की ओर चल दिया। 3 साल पहले मेरे पास आंखें थीं, लेकिन मैं माउंट थाई को नहीं देख सका। मैंने आपको ठेस पहुंचाई है। आज यहाँ मैं मिस शिया से माफी मांगना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप अपनी दरियादिली में इसे मेरे खिलाफ नहीं रखेंगी। ये सुनकर शिया किंग शुअर ने एक मतलब भरी स्माइल दी। सर, क्या आप सिर्फ एक ग्लास वाइन के साथ मिटाने का इरादा रखते हैं? वो फ्रस्ट्रेशन जो मैंने पिछले 3 सालों से अपने दिल में पाल रखी है। मैंने पछतावे का एक्सप्रेशन बनाया और बात जारी रखी। फिर मिस शिया को कैसे शांत किया जा सकता है?
शिया किंग शुअर ने टेबल से व्हाइट वाइन की एक बिना खुली बोतल उठाई। एक ग्लास से काम नहीं चलेगा, एक बोतल पर विचार किया जा सकता है। हर कोई मन ही मन आह भर रहा था। ये हाई सोसाइटी की वारिस सचमुच बहुत पेटी है। एक कार के मामूली स्क्रैच पर पूरे 3 साल तक रंजिश रखना। सभी ने खुद को याद दिलाया कि भविष्य में उसे कभी नाराज नहीं करना है। साथ ही मेरी ओर सहानुभूति भरी नजरों से देख रहे थे, लेकिन उसके पास मौजूद किसी व्यक्ति ने पहले ही वाइन डालना शुरू कर दिया था। एक बोतल से 10 ग्लास भर गए जो टेबल पर सफाई से लाइन में लगे थे। शिया किंग शुअर की आंखें मुझे घूर रही थीं। मिस्टर गू, प्लीज। मैं मुस्कुराया। अचानक मुझे लगा कि इस बदकिस्मत 3 साल के बॉन्ड को खत्म करने के लिए एक बोतल वाइन का इस्तेमाल करना कोई बुरा चॉइस नहीं था। मैं जल्दी से पास गया और एक ग्लास उठा लिया। मिस शिया, आपको अपनी जुबान पर कायम रहना होगा। जब मैं ये वाइन खत्म कर लूंगा तो हमारे बीच का हिसाब चुकता हो जाएगा। आपको वैन ग्रुप के खिलाफ अपने प्रेजुडिस को भी छोड़ना होगा। शिया किंग शुअर मुस्कुराई और सिर हिलाया। बिल्कुल। उसकी आवाज थोड़ी खुशनुमा लग रही थी। मैंने पीने के लिए ग्लास उठाया ही था कि पास में कोई धीरे से बोला, ये मिस्टर गू वाकई बहुत मैग्नानिमस हैं। मिस्टर गू ये वैन ग्रुप की खातिर कर रहे हैं, जबकि उनकी वाइफ वहां खड़ी पूरी तरह से अनइन्वॉल्व्ड दिख रही है। वो अपने पति को प्रोटेक्ट करना भी नहीं जानती। ये शब्द साफ तौर पर वैन यू टिंग के कानों तक पहुंचे। उसका एक्सप्रेशन बेहद खराब हो गया, एक पल पीला पड़ गया और अगले ही पल शर्म से लाल हो गया। आखिरकार उसे बोलना ही पड़ा। वो मेरे हस्बैंड हैं, मैं उनके साथ पी सकती हूं। मुझे लगा कि शिया किंग शुअर मना कर देगी, लेकिन अनपेक्षित रूप से उसने कैजुअली कहा, मिस वैन वाकई एक अच्छी वाइफ है, आगे बढ़ो, पियो। वैन यू टिंग दुविधा में थी। उसे खुद को संभालना पड़ा और एक बार में व्हाइट वाइन का ग्लास गटक लिया। जैसे ही उसने ग्लास खत्म किया, वैन यू टिंग इसे सहन नहीं कर पाई और ऐसे डगमगाने लगी जैसे वो किसी भी सेकंड गिर जाएगी। मैं किसी से भी बेहतर जानता था कि वैन यू टिंग की अल्कोहल टॉलरेंस बहुत कम है। अभी भी 8 ग्लास बाकी हैं, मुझे उन्हें पीने दो। ये कहने के बाद मैंने टेबल पर रखे ग्लास उठाए और एक के बाद एक उन्हें पी गया। जल्द ही केवल आखिरी ग्लास बचा था। आसपास के सभी लोग बेहद हैरान थे। जो आदमी पी सकते हैं वे दुर्लभ नहीं है, लेकिन इस तरह से पीना जो इतना सुंदर और करिश्माई हो, वास्तव में अपनी तरह का इकलौता है। पीते समय भी उसका पोस्चर बहुत कंपोज्ड था। उसके अंदर से एक जन्मजात लैंग्विड करिश्मा झलक रहा था। जब मैंने ग्लास नीचे रखा तो आसपास के लोगों ने अचानक अपने आप तालियां बजानी शुरू कर दी। इस बीच मेरे एक्सप्रेशन बिल्कुल नहीं बदले। बस मेरे गालों पर एक हल्की गुलाबी लाली थी, जिसने मुझे और भी अट्रैक्टिव और वाइब्रेंट बना दिया था। वाइन खत्म हो गई है। मिस शिया, अब आपको गुस्सा नहीं होना चाहिए, सही कहा ना? मेरी बातों में स्वाभाविक रूप से एक छुपा हुआ मतलब था। शिया किंग शुअर के एक्सप्रेशन अचानक पहले से भी ज्यादा ठंडे हो गए। काफी देर बाद आखिरकार उसने अपने लाल होठों को थोड़ा खोला। मिस्टर गू और मिस वैन सचमुच एक दूसरे के प्यार में डूबे हुए हैं। बोलने के बाद वो मुड़ी और बैठ गई, जैसे उसकी सारी दिलचस्पी खत्म हो गई हो। दूसरे लोग भी टोस्ट देने के लिए जल्दी से आगे बढ़े। ये छोटा सा इंसिडेंट खत्म मान लिया गया। मैंने वैन यू टिंग की जाने में मदद की और हम अपनी सीट्स पर वापस आ गए। वैन यू टिंग को बहुत अस्वस्थ महसूस हो रहा था। उसका पेट बुरी तरह मथ रहा था। उसे उल्टी होने वाली थी। उसने खुद को उठने के लिए मजबूर किया और कमजोर आवाज में कहा, मैं थोड़ी देर के लिए रेस्टरूम जा रही हूं। मैं वहां सुध-बुध खोकर बैठा रहा। मेरी नजर अनजाने में मेन टेबल की ओर चली गई। जब मैं ख्यालों में खोया हुआ था, मुझे अचानक अपने सीने पर एक ठंडी सनसनी महसूस हुई। रेड वाइन का एक ग्लास मुझ पर पूरा उड़ेल दिया गया था, जिसके बाद गू हाओमिंग की फेक अपॉलॉजी आई। ओप्स, सॉरी भाई, मैं टोस्ट देने जा रहा था। जब मैं तुम्हारे पास से गुजरा तो गलती से कारपेट पर मेरा पैर फिसल गया। मैंने ऊपर देखा, मेरी आंखों में गुस्से की एक चमक थी। गू हाओमिंग ने निश्चित रूप से ये जानबूझकर किया था। इससे पहले जब उसने मुझे मेन टेबल पर अटेंशन पाते देखा, जहां हर कोई मेरे स्पष्ट व्यवहार की बातें और तारीफ कर रहा था, तो वो बस मुझे एम्बैरेस करना चाहता था। बोलने के बाद गू हाओमिंग एक तरफ मुड़ा। मॉम, अब मैं क्या करूं? मैंने गलती से भाई की शर्ट गंदी कर दी। चिन हुई लान ने मुझे ठंडी नजरों से देखा। तुम्हारे भाई ने बचपन से तुमसे कितनी ही चीजें छीनी हैं। ये तो बस कपड़ों का एक सेट है, वो इसका बुरा नहीं मानेगा। यह कहने के बाद वो गू हाओमिंग को लेकर चली गई। जाते समय गू हाओमिंग ने अपना सिर पीछे घुमाया और मुझे एक जीत वाली उकसाने वाली स्माइल दी। चिन हुई लान की पीछे हटती पीठ को देखकर मुझे अभी भी अपने दिल में एक टीस महसूस हुई। अचानक मुझे 3 साल पहले की वो रात याद आई जब डीएनए टेस्ट के रिजल्ट्स आए थे। चिन हुई लान ने मुझे 2 बार जोर से थप्पड़ मारा था। तो तुम उस औरत के बेटे हो? मैंने वास्तव में अपने दुश्मन के बेटे को खजाने की तरह समझा और इतने सालों तक उसे पाला। तुम्हें तो बस मर जाना चाहिए। तुम बस मर क्यों नहीं जाते? 3 साल हो गए हैं।
हर बार जब मुझे ये याद आता है, मेरे सीने में आज भी तेज दर्द होता है। मेरे आसपास के लोगों ने मुझे देखना और फुसफुसाना शुरू कर दिया था। ये तो बहुत ज्यादा है। उस गु हाओमिंग ने साफ तौर पर यह जानबूझकर किया था। और मिसेस गु, वो इतनी बायस्ड कैसे हो सकती हैं? भले ही वो उनका सगा बेटा नहीं है, फिर भी उन्होंने उसे 20 साल तक पाला है। क्या ऐसा हो सकता है कि उनके मन में उसके लिए कोई फीलिंग्स ही ना हो? इस सीन को देखने वाली यंग लेडीज मेरी तरफ से बहुत आक्रोशित महसूस कर रही थीं। उन्होंने मुझे घेर लिया और मुझसे सवाल पूछने और दिलासा देने लगी। मैंने अपना हाथ हिलाया और कहा कि मैं ठीक हूं। उसी पल ओल्ड मास्टर शिया चलकर पास आए। इस तरह इतनी वाइन से भीगने के बाद आप संभवतः इसे खुद साफ नहीं कर सकते। लिंगर, जल्दी करो। मिस्टर गू को चेंज करने के लिए कपड़ों का एक साफ सेट दिलाने ले जाओ। मिस्टर गू, प्लीज मेरे पीछे आइए। मैं आपके लिए कपड़ों का एक नया सेट ढूंढ दूंगी। मैंने ऊपर देखा। जो अभी बोल रही थी वो शिया फैमिली की सेकंड मिस थी, शिया वॉनलिंग। मैंने और मना नहीं किया, तो फिर इसके लिए आपको तकलीफ उठानी होगी। सेकंड मिस। मैं शिया वॉनलिंग के पीछे साइड वाले एलिवेटर की ओर गया और ऊपर चला गया। फिर हम एक लंबे घुमावदार कॉरिडोर से होकर गुजरे। कॉरिडोर का एक हिस्सा ऐसा था जहां से फर्स्ट फ्लोर के पूरे बैंक्वेट हॉल का पैनोरामिक व्यू दिखाई देता था। जब मैंने मेन टेबल की तरफ देखा तो मैंने नोटिस किया कि शिया किंग शुअर अब वहां नहीं थी। बहुत जल्दी शिया वॉनलिंग ने एक दरवाजा खोला। मिस्टर गू, प्लीज यहां एक पल के लिए इंतजार कीजिए, मैं आपके लिए कपड़े लेकर आती हूं। मैंने थोड़ा सिर हिलाया और कमरे के अंदर कदम रखा। कुछ ही देर बाद शिया वॉनलिंग वापस आई। उसके हाथों में एक बिल्कुल नई वाइट शर्ट और ट्राउजर थे। मुझे यकीन नहीं है कि ये साइज आपको फिट आएगा या नहीं, मैंने जवाब में सिर हिलाया। ये ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शिया वॉनलिंग मुस्कुराई और कहा, तो फिर मैं अब चलती हूं। प्लीज कपड़े बदलने के बाद नीचे आ जाइएगा। ये कहकर वो खुशी खुशी उछलते हुए बाहर चली गई और पीछे से दरवाजा बंद करना नहीं भूली। मैं सोफे की ओर बढ़ा और अपने कपड़े उतारने लगा। जब मैं अभी आधे ही कपड़े उतार पाया था, तभी अचानक मुझे दरवाजे पर एक आवाज सुनाई दी। दरवाजा बिना किसी चेतावनी के अनपेक्षित रूप से धकेल कर खोल दिया गया। मैंने रिफ्लेक्सिवली अपना सिर घुमाया और एक औरत की खूबसूरत क्रिस्टल जैसी ठंडी आंखों से मेरी नजरें मिली। शिया किंग शुअर ने मुझे ठीक अपने सामने कपड़े बदलते हुए देख लिया था। उसकी आंखों में भी हैरानी की एक झलक कौंधी। वो अपने लंबे पैरों से चलते हुए कमरे के अंदर आई और मेरी तरफ देखते हुए जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया। जब मैंने अंदर आने वाले व्यक्ति का चेहरा साफ देखा तो मुझे थोड़ा सुकून महसूस हुआ। मिस शिया, शिया किंग शुअर ने मुझे घूरते हुए पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने समझाया, मेरी शर्ट पर गलती से रेड वाइन गिर गई थी, इसलिए मैं यहाँ कपड़ों का नया सेट बदलने आया था। शिया किंग शुअर ने मुझ पर एक नजर डाली। क्या तुम नहीं जानते कि ये मेरा कमरा है? मैं थोड़ा दंग रह गया। मुझे सच में नहीं पता था। मिस वॉनलिंग ने ऐसा नहीं कहा था। उन्होंने बस इतना कहा था, ये कमरा साल भर खाली रहता है। शिया किंग शुअर ने अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाईं। वो गलत नहीं थी। पिछले 3 सालों से मैं स्टार रिवर विला में रह रही हूँ। जैसे ही स्टार रिवर विला का जिक्र आया, माहौल अचानक अजीब तरह से ऑकवर्ड हो गया। हम दोनों की यादें अनजाने में मेरे दिमाग में तैरने लगीं। उस विला में हुई हर छोटी बड़ी बात। मेरे गालों पर गुलाबी लाली देखकर उसका मूड काफी सुधरा हुआ लग रहा था। पहले कपड़े बदल लो, हम बाद में बात करेंगे। मुझे अचानक एहसास हुआ कि मैंने अभी कपड़े नहीं पहने हैं। मिस शिया ने शायद ये कहावत सुनी होगी, जो अनुचित हो उसे नहीं देखना चाहिए। शिया किंग शुअर चलकर आई और उसी सोफे पर बैठ गई जहां मैंने अपने कपड़े रखे थे। मुझ पर उसकी नजर और भी बोल्ड और बेबाक हो गई। ये औरत जो अभी कैजुअली मुझे टीज कर रही थी, वही असली वो थी जिसे मैंने पिछले 3 सालों से साथ रखा था। हमें ये भी याद नहीं था कि हम कितनी बार साथ सोए थे। हमने वो सब कुछ अनगिनत बार देखा था जो देखा जा सकता था। मैंने शांति से अपने हाथ के पुराने कपड़े नीचे रखे और बदलने के लिए सोफे पर रखे नए सेट की ओर हाथ बढ़ाया। उस पल में मेरी परफेक्ट फिजीक और 10 पैक एब्स उसके सामने पूरी तरह से एक्सपोज हो गए थे। शिया किंग शुअर की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। यादें बेरहमी से उसके दिमाग में उमड़ने लगीं। आखिरकार उसने अपनी पतली बाहें आगे बढ़ाईं और उन्हें मजबूती से मेरी कमर के चारों ओर लपेट लिया। एक पैशनेट और फायरी किस अनपेक्षित रूप से सामने आई। मैंने अब और विरोध नहीं किया। इस औरत की किस कितनी इंचेंटिंग थी, इसका अनुभव मैंने सबसे स्पष्ट रूप से किया था। चूंकि मुझे वैसे भी एक और फ्री टेस्ट मिल रहा था, तो क्यों ना इसका आनंद लिया जाए। जब हम दोनों पैशनेटली किस कर रहे थे, तभी अचानक मेरा फोन बज उठा। मैंने अपने से लिपटी हुई औरत को दूर धकेलने की कोशिश की। कॉल आ रहा है। शिया किंग शुअर ने मेरे फोन को एक तरफ झटक दिया। बस इसे इग्नोर करो। जुनून में खोई हुई एक औरत भला कैसे मुझे इतनी आसानी से जाने देती? जैसे ही वो और आगे बढ़ने वाली थी, मैं मुस्कुराया और कहा,
मेरी वाइफ का कॉल है, मुझे इसे उठाना होगा। उस एक सेंटेंस ने तुरंत शिया किंग शुअर का मूड खराब कर दिया। वो मेरे ऊपर से हटी और खड़ी हो गई। मैंने मौके का फायदा उठाकर फोन उठाया और जवाब दिया, तुम कहाँ भाग गए? जब वेन यू टिंग की आवाज काफी सोबर सुनाई दी तो मैंने शांति से समझाया, मेरी शर्ट पर रेड वाइन गिर गई थी, कपड़े बदलते ही मैं बाहर आ जाऊंगा। तुम हमेशा इतनी मुसीबत खड़ी करते हो। वेन यू टिंग ने ये एक सेंटेंस कहा और फोन काट दिया। फोन रखने के बाद मैंने कपड़े पहनना शुरू किया। इस समय पास खड़ी शिया किंग शुअर बोल उठी, गुशियान, हमें बात करने की जरूरत है। कपड़े पहनने के बाद मैं शिया किंग शुअर की ओर मुड़ा। किस बारे में बात करनी है? शिया किंग शुअर ने बहुत सीरियस एक्सप्रेशन के साथ मेरी ओर देखा। वेन यू टिंग को छोड़ दो और मेरे पास आ जाओ। यह सुनकर मैं अपनी हंसी नहीं रोक पाया। शिया किंग शुअर की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। तुम किस बात पर हंस रहे हो? मैंने उस पर एक नजर डाली। तुम चाहती हो कि मैं वेन फैमिली के दामाद का अपना स्टेटस छोड़कर तुम्हारा सीक्रेट लवर बन जाऊं? शिया किंग शुअर ने मुझे घूरते हुए कहा, क्या वो घर जमाई वाला स्टेटस सचमुच बनाए रखने के लायक है? मैंने कन्फर्मेशन में सिर हिलाया। बिल्कुल, वेन फैमिली शिया फैमिली के बराबर नहीं हो सकती, लेकिन वेन फैमिली का दामाद होना तुम्हारे नामहीन सीक्रेट लवर होने से कहीं ज्यादा रिस्पेक्टेबल है। शिया किंग शुअर अड़ी रही। मेरा इरादा तुम्हें कभी सीक्रेट लवर बनाने का नहीं था। मैंने सवालिया एक्सप्रेशन के साथ उसकी ओर देखा। क्या ऐसा हो सकता है कि तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? ये सवाल सुनते ही शिया किंग शुअर अचानक खामोश हो गई। उसने एक शब्द भी नहीं कहा। मैं बस हल्का सा मुस्कुराया, जैसे मुझे कोई फर्क न पड़ता हो। मिस शिया, हम बस मजे कर रहे थे और कुछ नहीं। आप इसे इतनी गंभीरता से क्यों ले रही हैं? आपने पिछले 3 सालों में बहुत मजे किए हैं और मैंने भी मजे किए हैं। आपने मेरी लापरवाही और बदतमीजी का बुरा नहीं माना, और मैं भी आपके धोखे और इस भेष को आपके खिलाफ नहीं रखूंगा। चलिए चीजों को अच्छे मोड़ पर खत्म करते हैं, है ना? मैं सच में इस औरत की मेंटालिटी नहीं समझ पा रहा था। वो साफ तौर पर एक नोबल यंग लेडी थी, फिर भी वो मेरे द्वारा एक थर्ड पार्टी की तरह रखे जाने के लिए तैयार थी। मैं पिछले 3 सालों को याद करने लगा। यह सच है कि मैं अक्सर उसके साथ लापरवाह रहता था। कई बार मैंने उसके कॉल्स उठाने तक की जहमत नहीं उठाई। मैंने उसे काफी बार स्टैंड अप भी किया। कभी कभी जब मैं परेशान होता था तो मैं अपना गुस्सा भी उस पर निकाल देता था। मैंने उसे हमेशा अपनी भावनाओं के एक आउटलेट के रूप में देखा था, एक पालतू जानवर की तरह जिससे मैं अपना मन बहलाता था। जब मन किया बुला लिया, जब मन नहीं किया भगा दिया। अगर मुझे शुरू से उसकी असली पहचान पता होती तो मैं मानता हूं कि मुझमें इतनी हिम्मत नहीं होती, 10 गुना साहस होने पर भी नहीं। लेकिन फिर भी 3 साल तक उसने अपनी पहचान के बारे में एक शब्द भी नहीं बताया। क्या हाई सोसाइटी की वारिसें जन्मजात मैसोचिस्ट होती हैं? शिया किंग शुअर की आंखें बेहद ठंडी हो गईं। उसकी ठंडी पोर्सलेन वाइट स्किन उसे एक गुस्सैल वैम्पायर जैसा बना रही थी, जैसे वो झपटने और मेरी नसें काटकर तुरंत मेरा खून सोखने के लिए तैयार हो। गुशियान, क्या तुम अपनी वाइफ से प्यार करते हो? मैंने थोड़ा सिर हिलाया। बिल्कुल करता हूं, वरना मैं उससे शादी नहीं करता। शिया किंग शुअर ने अपनी भौहें सिकोड़ी और सीधे मेरी ओर देखा। वो तुमसे बिल्कुल प्यार नहीं करती, उसका एक लवर भी है। मैंने उसकी ओर देखा और बेपरवाही से जवाब दिया, मुझे ये पता है। शिया किंग शुअर ने जितना सुना वो उतनी ही कंफ्यूज होती गई। तुम्हें पता था? फिर भी तुम उससे प्यार क्यों करते हो? मैंने शांति से समझाया। वो और मैं 10 से ज्यादा सालों से साथ हैं। हम चाइल्डहुड स्वीटहार्ट्स हैं। वो गहरा बॉन्ड ऐसी चीज है जिसे हर कोई नहीं समझ सकता। इसके अलावा बचपन से ही हमारी सगाई हो गई थी। अगर उस साल वो इंसिडेंट ना हुआ होता तो मुझे घर जमाई क्यों बनना पड़ता? यही नहीं, वेन फैमिली में हर कोई मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता है, इसलिए घर जमाई बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। शायद अभी वेन यू टिंग और मेरे बीच कोई गलत फहमी है, लेकिन मुझे यकीन है कि एक दिन वो मेरे पास वापस आ जाएगी। सच तो ये है कि वेन यू टिंग के लिए मेरे मन में फीलिंग्स बहुत पहले ही खत्म हो चुकी थीं, लेकिन ये कहना मुझे चीजों को हमेशा के लिए सुलझाने में मदद कर सकता था, ताकि ये हाई सोसाइटी की वॉरिस पूरी तरह से उम्मीद छोड़ दे। उसने मेरी ओर बेहद गुस्से में देखा। तो तुमने अफेयर करने का फैसला किया और मुझे इस तरह रखा? क्या मैं तुम्हारे लिए अपनी वाइफ से रिवेंज लेने का सिर्फ एक टूल थी? मैं एक पल के लिए रुका, फिर ईमानदारी से जवाब दिया, यही सच है। ये कहने के बाद मैंने एक और सफाई दी, लेकिन उस समय मुझे तुम्हारी असली पहचान का कोई आइडिया नहीं था। अगर मुझे पता होता तो मैं निश्चित रूप से तुम्हें छूने की हिम्मत कभी नहीं करता। शिया किंग शुअर अचानक खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसकी हंसी व्यंग्य और विडंबना से भरी थी। सोचो कि पिछले 3 सालों से मैं शिया किंग शुअर किसी और के रिवेंज का टूल मात्र रही हूं। ओह गुशियान, तुम वाकई कुछ और ही हो। अब उसके एक्सप्रेशन देखकर मेरे दिल में अचानक एक बुरा अंदेशा उठा। निश्चित रूप से अगले ही सेकंड वो खड़ी हुई और उसने मेरी ठुड्डी को मजबूती से पकड़ लिया। गुशियान,
इस दुनिया में आज तक कोई भी मुझे इस्तेमाल करने और फिर फेंकने वाले टूल की तरह ट्रीट नहीं कर पाया है। अगर कोई डंप कर रहा है तो वो मुझे होना चाहिए जो तुम्हें डंप करे। इसके साथ ही शिया किंग शुअर निर्णायक रूप से कमरे से बाहर निकल गई। मैं एक पल के लिए दंग रह गया, फिर शांति से बाहर निकल आया। उल्टी करने के बाद वेन यू टिंग काफी सोबर लग रही थी। उसने देखा कि मैंने दूसरी आउटफिट पहन ली है, लेकिन उसने ये पूछने की जहमत नहीं उठाई कि क्या हुआ था। जब पार्टी आखिरकार खत्म हुई, वेन यू टिंग और मैं साथ में शिया फैमिली के विला से निकले। मैंने कार की खिड़की नीचे की। मेरे दिल में हताशा और बेचैनी का एक अजीब एहसास था। ऐसा लग रहा था जैसे मैंने अभी किसी बहुत पावरफुल हस्ती को नाराज कर दिया है। कार के डाउनटाउन एरिया में एंटर करने के बाद वो अचानक एक सबवे एंट्रेंस पर रुक गई। वेन यू टिंग ने अपनी आंखें बंद रखीं, मेरी तरफ एक नजर तक नहीं डाली। गुशियान आन, मैं आज रात बिजी हूं, इसलिए मैं पुराने घर वापस नहीं जाऊंगी। तुम खुद कार लेकर वापस चले जाओ। वेन यू टिंग कहाँ जा रही थी? मैं अपने दिल में ये बात बहुत अच्छी तरह से जानता था। मैंने अपनी जगह पहचानी और कार से उतर गया। फिर मैंने वेन फैमिली के पुराने घर जाने के लिए खुद एक टैक्सी ली। जब मेरी सासू माँ ने केवल मुझे वापस लौटते देखा तो वो स्थिति का अंदाजा लगा सकती थीं। वो खुद जाकर उसे ढूंढने और घर लाने वाली थीं। लेकिन आखिरकार मैंने उन्हें रोक दिया। रहने दीजिए मॉम, उनका मन अब इस घर में नहीं है। अगर आप उन्हें वापस ले भी आती हैं तो वो बस एक खाली खोल जैसा होगा। बस उन्हें रहने दीजिए। ये कहने के बाद मैं चुपचाप सीधे ऊपर चला गया। मेरी सासू माँ ने मुझे शायद ही कभी इतना सुस्त और निराश देखा था। उन्हें कोई आइडिया नहीं था कि आज क्या हुआ था। एक हफ्ते बाद आखिरकार वेन यू टिंग घर आई। उस हफ्ते के दौरान मेरी लाइफ हमेशा की तरह चलती रही। बस एक चीज बदल गई थी। मैंने फिर कभी स्टार रिवर विला में कदम नहीं रखा। पहले मैं हफ्ते में 2 या 3 बार वहां जाता था, लेकिन उस कयामत भरी पार्टी के बाद से मैंने शिया किंग शुअर को दोबारा कभी नहीं देखा। क्या उसने सच में मुझे जाने दिया था? दिन शांति से बीत रहे थे, लेकिन मेरे दिल में हमेशा बेचैनी रहती थी। जिस रात वेन यू टिंग वापस आई, मदर वेन डिनर टेबल पर गुस्से से भड़क गईं। क्या तुम्हारे दिल में अभी भी इस फैमिली के लिए कोई जगह है? आज के बाद से अगर तुम फिर कभी पूरी रात बाहर रहीं तो समझ लेना कि मेरी ऐसी कोई बेटी नहीं है। वेन यू टिंग भी थोड़ी सतर्क हो गई। उसने मुंह फुलाकर कहा, मॉम, मैं अभी वापस आई हूं। मुझे अभी कंपनी के काम की आदत नहीं हुई है। मैं बहुत मेहनत कर रही हूं। पिछले कुछ दिनों से मैं खाना और सोना तक भूल गई हूं। मैं कंपनी में ही सो रही थी। काम की वजह से ही मैं आज वापस आई हूं। फादर वेन भी बोल पड़े, यह सही है। मैंने सेक्रेटरी झान से पहले ही पूछ लिया था। यू टिंग पिछले 2 दिनों से कंपनी के अपार्टमेंट में ही सो रही है। मदर वेन के एक्सप्रेशन थोड़े बदल गए। उन्होंने टॉपिक चेंज किया। क्या काम स्मूथली चल रहा है? वेन यू टिंग ने अपने चॉपस्टिक्स नीचे रखे और ठंडी आह भरते हुए कहा, किसी के आशीर्वाद की वजह से ये बिल्कुल भी स्मूथली नहीं चल रहा है। फादर वेन ने भौहें सिकोड़ी और पूछा कि क्या हुआ। वेन यू टिंग आज बोल उठी, शिया फैमिली के श्वान ग्रुप ने एक पब्लिक बिड ओपन की है, लेकिन हम अकेले थे जिन्हें इन्विटेशन नहीं मिला। ये सब आपके लाडले दामाद की बदौलत है। ये सुनकर मैं एक पल के लिए दंग रह गया। मुझे वो समय याद आया जब मैंने शिया किंग शुअर को श्वान बिल्डिंग से बाहर आते देखा था। उस समय मैंने मजाक में कहा था, डार्लिंग, क्या तुमने जॉब बदल ली? मुझे तब का उसका जवाब याद आया, मैं इस बिल्डिंग की ओनर हूं। उस समय मैं उस पर हंसा था कि वो ख्याली दुनिया में जी रही है। उसके बाद शिया किंग शुअर समझदारी से मेरी कार में बैठ गई। हम साथ में स्टार रिवर विला गए। हमें साथ आए सिर्फ 2 महीने हुए थे। तब हमारी फीलिंग्स पैशनेट थीं। हमने अपनी रातें आनंद में बिताईं। पता चला कि वो तभी से इस बात का इशारा दे रही थी। मैं उसके जैसी औरत के साथ इन्वॉल्व होने के लिए थोड़ा पछतावा महसूस किए बिना नहीं रह सका। वेन यू टिंग की बात सुनने के बाद मदर वेन तुरंत मेरा बचाव करने के लिए बोली, शियान वेन ग्रुप में काम नहीं करता। इसका उससे क्या लेना देना है? वेन यू टिंग की आवाज कुछ पायदान ऊपर चढ़ गई। किसने उसे 3 साल पहले शिया फैमिली की महान हस्ती को नाराज करने के लिए कहा था, और यहां तक कि उसे इंसल्ट करने के लिए 1000 युआन भी फेंके थे। वेन यू टिंग ने ओल्ड मास्टर की बर्थडे बैंक्वेट में जो कुछ भी हुआ था वो सब सुनाया, तो डिनर टेबल का माहौल अचानक भयानक रूप से खामोश हो गया। वेन यू टिंग की आंखों में संतुष्टि की एक चमक कौंधी। गुशियान, तुमने ये मुसीबत खड़ी की है, इसलिए तुम खुद इस मेज को साफ करने जाओ। काफी देर बाद आखिरकार ग्रैंडपा वैन बोले, अगर हमें वाकई ये प्रोजेक्ट नहीं मिल सकता तो रहने दो। वेन यू टिंग थोड़ी उत्तेजित थी। ग्रैंडपा, क्या आपने मुझसे पहले नहीं कहा था कि ये प्रोजेक्ट वैन फैमिली के सर्वाइवल के लिए क्रूशियल है? ऐसा क्यों है कि जब भी गुशियान इन्वॉल्व होता है आप बस उसे भूल जाने के लिए कहते हैं? क्या वैन फैमिली का सर्वाइवल गुशियान के प्राइड से कम इंपॉर्टेंट है? वेन यू टिंग के दिल की नाराजगी आखिरकार दब नहीं सकी और बाहर निकल आई। आप इतने बायस्ड कैसे हो सकते हैं? गुशियान गू फैमिली का सिर्फ एक फेक यंग मास्टर है। मैं आपकी असली पोती हूं। यहां तक कि गू फैमिली भी अब उसे पहचानना नहीं चाहती। आप अभी भी उसकी परवाह क्यों करते हैं?
बूढ़े व्यक्ति का लहजा बेहद निराश लग रहा था। मुझे परवाह नहीं है कि शियान की आइडेंटिटी क्या है। मैं बस इतना जानता हूं कि उसके पैदा होने के बाद मैं उसे गोद में लेने वाला पहला इंसान था। हमारी वेन फैमिली ने उसे दिन ब दिन बड़े होते देखा है। गू फैमिली कुछ पिछली रंजिशों की वजह से उससे नफरत करती है, लेकिन हमारी वेन फैमिली को उन चीजों से कोई मतलब नहीं है। तुम्हें समझना चाहिए कि पिछली जनरेशन की रंजिशों का शियान से कोई लेना देना नहीं है। वो लड़का शुरू से अंत तक सिर्फ एक विक्टिम था। यह एक बात है कि तुम महसूस नहीं करती, उसके लिए खेद है, लेकिन क्या तुम सच में उसे कुचलने में दूसरों का साथ देना चाहती हो? वेन यूटिंग ने कुछ देर सुना, फिर वो तुरंत उठी और डाइनिंग टेबल छोड़कर चली गई। उसे अपने दिल में बहुत बुरा लगा। वेन फैमिली गू शियान के साथ बहुत अच्छा बर्ताव करती है। जब से उसे गू फैमिली के घर में समस्याएं हुई थीं, वेन फैमिली ने हमेशा कभी भी और कहीं भी उसे प्रोटेक्ट किया है। यहां तक कि उसे वेन फैमिली में शादी करने के लिए मजबूर करना भी बस उसे रहने की जगह देने और मुसीबतों से बचाने के लिए था। जब वेन यूटिंग चिढ़कर दूर जा रही थी तो वो मुझसे टकरा गई क्योंकि मैं खाना खाने के लिए नीचे आ रहा था। मैंने ग्रैंडफादर वेन की ओर देखा और कहा, ग्रैंडफादर, कल मैं श्वान ग्रुप में मिस शिया से माफी मांगने के लिए कुछ गिफ्ट्स लेकर जाऊंगा। मैं निश्चित रूप से अपनी फैमिली के लिए बिडिंग क्वालिफिकेशन वापस जीत कर लाऊंगा। वेन यूटिंग ठंडी आह भरते हुए बोली, ठीक है, फिर कल श्वान की बिडिंग डॉक्यूमेंट्स देखने का इंतजार करो। मुझे निराश मत करना। वेन यूटिंग को बिल्कुल भी विश्वास नहीं था कि मैं सफल हो पाऊंगा, क्योंकि उसने शिया फैमिली की उस महान हस्ती की छोटी सोच और बदले की भावना का अनुभव किया था। अगर माफी मांगने से काम चल जाता तो वो ऐसा नहीं कहती। असल में वेन यूटिंग पिछले कुछ दिनों में खुद कई बार वहां गई थी, लेकिन शिया किंग शुअर ने पिछली बार उससे मिलने से साफ मना कर दिया था। उसने यहां तक कि सिक्योरिटी से उसे बाहर निकलवा दिया था, जिससे उसे पूरी तरह अपमानित महसूस हुआ। ये सब गू शियान की वजह से हुआ था, इसलिए उसे भी सबके सामने सिक्योरिटी द्वारा बाहर निकाले जाने का स्वाद चखना चाहिए। अगली सुबह जल्दी मैं कार चलाकर श्वान बिल्डिंग पहुंचा। मैंने अपनी कार आउटडोर पार्किंग लॉट में पार्क की। मैंने उस गगनचुंबी इमारत की ओर ऊपर देखा। 2 सुनहरे अक्षर श्वान सुबह की रोशनी में चमक रहे थे। श्वान बिल्डिंग 3 साल से भी कम समय पहले पूरी हुई थी, लेकिन ये रोंगचिंग में पहले से ही एक आइकॉनिक लैंडमार्क बन चुकी थी। मुझे लगा था कि ये किसी नए अमीर टेक मोगुल की कंपनी है। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि ये शिया फैमिली के कॉरपोरेशन की एक ब्रांच होगी। मैं श्वान की फर्स्ट फ्लोर लॉबी में गया और रिसेप्शन डेस्क पर पहुंचा। हेलो, क्या मैं पूछ सकता हूं कि शिया किंग शुअर का ऑफिस कौन सी फ्लोर पर है? रिसेप्शनिस्ट ने मुझे शिया किंग शुअर का पूरा नाम लेते सुना और उनके चेहरों के भाव बदल गए। नुकीली ठुड्डी वाली सबसे लंबी लड़की बोल उठी, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मिस शिया का नाम इतनी आसानी से ले रहे हो। हमारे सीईओ शिया के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है? मेरे मुंह से लगभग निकलने ही वाला था कि मैं उनका शुगर बेबी था, लेकिन मैंने फिर भी मुस्कुराते हुए समझाया, मैं यहां वेन ग्रुप को रिप्रेजेंट करने और मिस शिया के साथ बिजनेस डिस्कस करने आया हूं। नुकीली ठुड्डी वाली लड़की की आंखों में तिरस्कार की साफ झलक थी। वेन फैमिली वाकई बेरहम है। हनी ट्रैप इस्तेमाल करने का प्लान है क्या? बहुत बुरा हुआ। हमारी सीईओ शिया ने निर्देश दिए हैं। वेन फैमिली के किसी भी व्यक्ति को इस दरवाजे के अंदर आने की अनुमति नहीं है। इसके साथ ही उसने सिक्योरिटी को बुलाने के लिए अपना हाथ उठाया। इससे पहले कि मुझे बाहर ले जाया जाता, मैंने सिक्योरिटी गार्ड से कहा, एक्सक्यूज मी, पहले मुझे एक फोन कॉल करने दीजिए। सिक्योरिटी गार्ड शांति से पास खड़ा होकर मेरे कॉल करने का इंतजार करने लगा। चारों रिसेप्शनिस्ट आपस में फुसफुसाने लगीं। वेन फैमिली वाकई दुष्ट है। वेन फैमिली की सीईओ पहले 4 बार खुद यहां आई, लेकिन सीईओ शिया ने उन्हें बिल्कुल भाव नहीं दिया। वे वाकई इस हद तक बेताब होंगे कि उन्होंने यहां एक हैंडसम लड़के को भेज दिया। मुझे फोन रखते देख रिसेप्शनिस्ट ने बेसब्री से गार्ड्स को ऑर्डर दिया, तुम लोग वहां खड़े क्या कर रहे हो? जल्दी करो और इसे बाहर निकालो। उसी समय रिसेप्शन डेस्क का फोन बज उठा। रिसेप्शनिस्ट ने उस पर एक नजर डाली। पता चला कि ये सीईओ शिया के ऑफिस से कॉल था। श्वान में 3 साल से काम करते हुए उसने कभी भी सीईओ शिया के ऑफिस से कोई कॉल रिसीव नहीं किया था। उसने सावधानी से फोन उठाया। दूसरी तरफ से एक मधुर महिला स्वर आया, उसे ऊपर आने दो। रिसेप्शनिस्ट ने फोन रख दिया। उसके भाव तेजी से बदले। ऐसा लग रहा था कि वो अभी भी झटके से उबरी नहीं है। उसके बगल वाली लड़की ने उत्सुकता से पूछा, किसका कॉल था? सीईओ शिया थी। दरअसल शिया किंग शुअर एक बहुत ही प्राइवेट व्यक्ति हैं। वो कभी बाहरी लोगों के इंटरव्यू स्वीकार नहीं करती। बाहरी दुनिया उनके बारे में लगभग कुछ नहीं जानती, लेकिन कंपनी की सबसे ज्यादा गॉसिप करने वाली रिसेप्शनिस्ट होने के नाते वे स्वाभाविक रूप से सीईओ शिया के बारे में सारी जानकारी रखती थीं। इसलिए बेशक वे लाइन के दूसरी तरफ की आवाज पहचान सकती थीं। रिसेप्शनिस्ट के मुझे देखने का तरीका अब पूरी तरह बदल चुका था। सीईओ शिया का ऑफिस 32वीं मंजिल पर है। मैंने थैंक यू कहा और सीधे एलिवेटर की ओर बढ़ गया। एलिवेटर तेजी से 32वीं मंजिल पर रुका। एक लंबे कॉरिडोर को पार करते हुए मैं प्रेसिडेंट के ऑफिस के दरवाजे के सामने खड़ा हो गया।
मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के हाथ उठाया और नॉक किया। दरवाज़ा खोलने वाली महिला ने गोल्ड रिम्ड चश्मा पहना हुआ था। वो बहुत ही एलिगेंट और इंटेलेक्चुअल लग रही थी। उसने अपना परिचय दिया। मैं गाओ चिन हूं, सीईओ शिया की सेक्रेटरी। सीईओ शिया अभी एक मीटिंग में है। मिस्टर गू, आप यहां बैठकर थोड़ी देर इंतजार कर सकते हैं। आपके और सीईओ शिया के बीच जो संबंध है उसे देखते हुए आप इसे अपना ही घर समझें। मैं दंग रह गया। तुरंत ही मेरे कान लाल हो गए। शायद मुझे रिसेप्शन रूम में इंतजार करना चाहिए, वो ज्यादा कन्वीनियंट रहेगा। ऐसा लग रहा था कि इस सेक्रेटरी गाओ को मेरे और शिया किंगशुअर के बीच की हर बात अच्छी तरह पता थी। अगर ऐसा है तो मुझे अब और दिखावा करने की जरूरत नहीं है। मुझे एक गिलास पानी पिलाने के बाद सेक्रेटरी गाओ भी ऑफिस से बाहर चली गईं। मैं सोफे पर बैठ गया और कमरे के चारों ओर देखने लगा। ऑफिस बहुत बड़ा था, किसी लग्जरी अपार्टमेंट की तरह। वर्क एरिया के अलावा वहां अन्य फंक्शनल रूम भी थे। मैं मुड़ा और मेरी नज़र बड़ी डेस्क पर पड़ी। वहां एक बहुत ही आई कैचिंग क्रिस्टल फोटो फ्रेम था। फोटो में लगभग 4 या 5 साल का एक लड़का था। उसके हाथ में अभी भी एक गाल रेंजर का एक्शन फिगर था। लड़का जोर से मुस्कुरा रहा था और बेहद खुश लग रहा था। फोटो का रेजोल्यूशन बहुत हाई नहीं था। ये कई साल पुरानी फोटो लग रही थी। लड़के का चेहरा भी थोड़ा धुंधला था, लेकिन उसके होठों की वो चमकती मुस्कान सुबह की सूरज की किरण जैसी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी के दिल के सारे अंधेरे को दूर करने में सक्षम हो। हालांकि मैं फोटो वाले लड़के को नहीं जानता था, लेकिन इस तस्वीर ने मुझे एक बहुत ही जानी पहचानी फीलिंग दी। जैसे ही मैंने फोटो को करीब से देखने के लिए उठाया, ऑफिस का दरवाजा अचानक खुला। दरवाजे पर एक खूबसूरत आकृति दिखाई दी। शिया किंगशुअर ने मुझे फोटो पकड़े और उसे देखते हुए देख लिया। उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं, लेकिन वो अभी भी पूरी तरह अंदर नहीं आई। ऐसा लगा जैसे वो इंतजार कर रही थी कि मैं क्या पूछूंगा। मैं मुस्कुराया और धीरे से अपने हाथ में फोटो उठाई। फिर मैंने कैजुअली पूछा, क्या ये आपका बेटा है? शिया किंगशुअर ने अपनी भौहें और भी कस लीं। वह अवाक भाव के साथ चलकर पास आई। उसने फोटो छीनी और उसे वापस उसकी जगह पर रख दिया। बेटा, मेरी ऐसी तैसी। मैं ठहाका मारकर हंस पड़ा। महान मिस शिया वास्तव में अपशब्द भी बोलती हैं। हालांकि शिया किंगशुअर ने जो अभी कहा, उसने मुझे उसके बहुत करीब महसूस कराया, क्योंकि पहले जब हम बात करते थे तो हम हमेशा इसी तरह नेचुरल और बेबाक रहते थे। शिया किंगशुअर की आंखों की चमक अपनी पुरानी ठंडक में लौट आई। तुम मुझसे किस लिए मिलना चाहते हो? शिया किंगशुअर के शब्दों से एक स्पष्ट संकेत मिल रहा था, दूरी और बेरुखी। असल में पिछले 3 सालों में मैंने इस औरत को कभी इतना ठंडा नहीं देखा था। सच तो ये है कि मेरी यादों में वो हमेशा वार्म, चिपकने वाली और बेहद शर्मीली थी। लेकिन जो शख्स अभी मेरे सामने खड़ा था, वो सिर से पांव तक हड्डियों को जमा देने वाली ठंडक बिखेर रहा था। महज कुछ दिनों में किसी इंसान का ऑरा इतना कैसे बदल सकता है? तो अभी वाली वो और उन 3 सालों वाली वो, इन दोनों में से उसका असली रूप कौन सा है? मैंने भी हमारे बीच के मामले पर बिजनेस के लहजे में बात करने के लिए खुद को सीरियस किया। क्या हम वेन फैमिली को इस सब में बीच में न लाएं? वे देश की टॉप 10 कंस्ट्रक्शन कंपनियों में से एक हैं। क्या श्वान कम से कम उन्हें बिड करने का एक चांस नहीं दे सकता? शिया किंगशुअर अपनी ऑफिस चेयर पर बैठ गई। उसने कैजुअली डेस्क से एक फाइल उठाई। उसकी आवाज अभी भी उतनी ही उदासीन थी जितनी पहले थी। तो क्या वेन्यू टिंग ने तुम्हें यहां भेजा है? मैंने अपना सिर हिलाया और जवाब दिया, मैं यहां अपनी मर्जी से आया हूं। मुझे पता है कि मैंने तुम्हें नाराज किया है, लेकिन मेरा मानना है कि तुम उन लोगों में से हो जो बिजनेस और पर्सनल मामलों को अलग रख सकते हैं। उसके गोरे और ठंडे चेहरे पर एक मुस्कान कौंधी। मिस्टर गू, आपको इस तरह मेरी चापलूसी करने की जरूरत नहीं है। मैं जिस चीज में सबसे अच्छी हूं वो है जनरलाइजेशन करना और पर्सनल मामलों से बिजनेस खराब करना। मेरी आंखों में बेबसी के भाव आ गए। वेन फैमिली को एक चांस देने के लिए तुम्हें क्या चाहिए? शिया किंगशुअर ने धीरे से अपने पास की खाली जगह को थपथपाया। यहां आओ। मैं उसकी ओर बढ़ा और स्वाभाविक रूप से उसके बगल में बैठ गया। शिया किंगशुअर अचानक मुड़ी और मेरी गोद में बैठ गई। उसकी आंखें अचानक गहरी हो गई थीं। पहले अनगिनत रातों में हम अक्सर इसी तरह शुरुआत करते थे। उस औरत के मुंह से एक हल्की हंसी निकली। फिर उसने तुरंत मेरी ठुड्डी उठाई और मुझे एक पैशनेट किस दी। मैं पहले कभी इतना आज्ञाकारी नहीं रहा था। पहले हमेशा मैं ही होता था जिसे सुख दिया जाता था, लेकिन आज एक दुर्लभ पल के लिए मेरे मन में इस औरत को मनाने की इच्छा थी। शिया किंगशुअर साफ तौर पर उस पल में खो रही थी, उसकी आंखों में देखते हुए जो धीरे धीरे धुंधली होती जा रही थीं। मैं उसके कोमल होठों से दूर हटा और उसके कान के पास झुककर सिडक्टिव लहजे में बोला, वेन फैमिली को बिडिंग इन्विटेशन भेज दो, ओके? शिया किंगशुअर की नज़र अचानक गहरी हो गई। उसकी आंखों की गहराइयों में जो धुंध थी वो धीरे धीरे छटती हुई लग रही थी। वो और मैं इतनी देर से किस कर रहे थे, और फिर भी मैं अपने दिमाग में ये कैलकुलेशन कर सकता था। शिया किंगशुअर ने धीरे से मेरी ठुड्डी को दबाया। हमारी आंखें मिलीं।
उसकी खूबसूरत आंखें इस पल में अविश्वसनीय रूप से साफ थीं। दिन के उजाले में हनी ट्रैप मुझ पर काम नहीं करता। मैंने उसकी ओर देखा। अगर यह काम नहीं करता तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया? तुमने मुझसे फालतू में ये शो करवाया। शिया किंग शुअर ऐसा लग रहा था जैसे अपने सीने में गुस्से का एक गोला दबा रही हो। ये आदमी वाकई बेरहम और निर्दयी था। जब उसने देखा कि वो अब किसी काम की नहीं रही तो उसने बिना एक पल की हिचकिचाहट के तुरंत अपना एटीट्यूड बदल लिया। अभी वह लगभग हार मान चुकी थी तो पता चला कि वो इस समय सिर्फ एक्टिंग कर रहा था। मैंने फिर से बात की, क्या इस मामले का वाकई कोई और रास्ता नहीं है? शिया किंग शुअर ने मुझे घूरा। उसकी आंखों में बेबसी की एक झलक कौंधी। वो अच्छी तरह जानती थी अगर वो अभी सख्ती से मना कर देती तो ये आदमी निश्चित रूप से बिना किसी हिचकिचाहट के मुड़कर चला जाता, क्योंकि उसके पास उसके लिए बस इतना ही धैर्य था। ये सोचकर शिया ने कहा, मेरी एक शर्त मान लो तो मैं वेन फैमिली को एक चांस दूंगी। क्या शर्त? वेन फैमिली का घर छोड़ दो और जिंगा विला में शिफ्ट हो जाओ। जिंगा विला मूल रूप से मेरा था, लेकिन कुछ दिन पहले हमारे ब्रेकअप वाले दिन मैंने इसे बिना किसी हिचकिचाहट के। मैं तुरंत सहमत हो गया। ठीक है, तो अभी वेन फैमिली को बिडिंग इनविटेशन भेज दो। मुझे इतनी आसानी से मान जाते देख शिया किंग शुअर की आंखों में शक की एक झलक कौंधी, लेकिन उस समय उसके पास इसे वेरीफाई करने का कोई तरीका नहीं था। फिर भी क्योंकि मैं मान गया था, उसने भी अपना वादा निभाया और वेन फैमिली को बिडिंग इनविटेशन भेज दिया। दूसरी तरफ वेन्यू टिंग कंपनी में एक मीटिंग में बिजी थी। वेन फैमिली के 10 से ज्यादा करंट प्रोजेक्ट्स में से आधे घाटे में चल रहे थे। कुछ प्रोजेक्ट्स में तो इतना बड़ा घाटा था कि अगर वे इस रिसॉर्ट प्रोजेक्ट को नहीं जीत पाए तो वेन ग्रुप शायद सच में खतरे में पड़ जाएगा। लेकिन देश भर की हजारों कंपनियां इस मुनाफे वाले इनाम पर नजर गड़ाए बैठी थीं। अकेले रोंगचिंग में ही सैकड़ों कॉम्पिटिटर्स थे। विडंबना ये थी कि श्वान ने वेन फैमिली को बिडिंग इनविटेशन नहीं भेजा था। इस प्रोजेक्ट को जीतना नामुमकिन लग रहा था। पिछले कुछ दिनों से वे सुबह से देर रात तक सिर्फ इसलिए मीटिंग्स कर रहे थे ताकि शिया किंग शुअर का मन बदलने का कोई रास्ता निकाला जा सके। उन्होंने उसकी पर्सनल पसंद पर रिसर्च करना भी शुरू कर दिया था, लेकिन उसकी जैसी अमीर यंग लेडी के पास दुनिया में किसी चीज की कमी नहीं थी। जब वेन्यू टिंग बेहद परेशान महसूस कर रही थी तभी उसकी सेक्रेटरी अचानक लैपटॉप लेकर कमरे में आई। सीईओ। वेन्यू टिंग ने भौहें सिकोड़ी और उसकी ओर देखा। क्या बात है, तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? क्या तुम्हें दिख नहीं रहा कि हम मीटिंग कर रहे हैं? सेक्रेटरी ने एक्साइटमेंट में कहा। श्वान ने हमें बिडिंग डॉक्यूमेंट्स भेज दिए हैं। वेन्यू टिंग एक पल के लिए जम गई, फिर वो तुरंत एक्साइटेड होकर अपनी जगह से उठी। सच में? मुझे देखने दो। जब वेन्यू टिंग ने जल्दी से ईमेल चेक किया तो वो वाकई श्वान की तरफ से बिडिंग इनविटेशन था। उसने आखिरकार राहत की सांस ली, लेकिन तुरंत बाद उसका चेहरा शक से भर गया। श्वान ने अचानक इस तरह अपना मन क्यों बदल लिया? तेज दिमाग वाली सेक्रेटरी ने जवाब दिया, शायद मिस शिया सीईओ की सिंसियरिटी से प्रभावित हो गई हों। वेन्यू टिंग सोच में पड़ गई। वो खुद 4 बार उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलने गई थी, लेकिन फिर भी श्वान ने वेन फैमिली को एक भी चांस नहीं दिया था। और आज गुशियान के वहां जाने के तुरंत बाद वेन फैमिली को बिडिंग इनविटेशन मिल गया। क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस हो सकता है? इस बीच ये देखते हुए कि बिडिंग इनविटेशन सफलतापूर्वक भेज दिया गया है, मैं भी जाने के लिए खड़ा हो गया। मैं बहुत तेजी से चला। जैसे ही मैं दरवाजे से बाहर निकलने वाला था, शिया किंग शुअर के दिल में अचानक एक अजीब सा एहसास हुआ। उसने मेरी वापस लौटती पीठ को पुकारा, मैं आज रात जिंगा विला में तुम्हारा इंतजार करूंगी। मैंने उसकी बात पर ध्यान भी नहीं दिया और सीधे चलता रहा। मेरी जल्दबाजी में जाती हुई आकृति को देखते हुए शिया किंग शुअर को बस इतना महसूस हुआ कि कुछ गलत है। रात के 9 बजे मैंने अभी पुराने घर में नहाना खत्म ही किया था। जैसे ही मैं बाथरूम से बाहर निकला, मुझे शिया किंग शुअर का कॉल आया। फोन के दूसरी तरफ उस औरत की आवाज साफ तौर पर गुस्से को दबा रही थी। उसकी आवाज डरावनी हद तक ठंडी थी। गुशियान, तुम्हारी मुझे स्टैंड अप करने की हिम्मत कैसे हुई? मैंने हालांकि एक कैजुअल हंसी के साथ जवाब दिया। ओह, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? शिया किंग शुअर की गुस्से भरी दहाड़ फोन से सुनाई दी। तुमने साफ तौर पर मुझसे वादा किया था कि तुम वेन फैमिली का घर छोड़ दोगे और जिंगा में शिफ्ट हो जाओगे। मेरी शांत और फुर्सत भरी आवाज सुनकर शिया किंग शुअर पूरी तरह से उस सीन की कल्पना कर सकती थी जहां मैं रिलैक्स्ड और स्मग एक्सप्रेशन के साथ फोन पकड़े खड़ा हूं। अभी ये सच है कि मैं वेन फैमिली के घर से जिंगा विला में शिफ्ट होने के लिए सहमत हुआ था, लेकिन मैंने ये कभी नहीं कहा कि मैं कब मूव करूंगा। मेरा प्लान वहां 5 साल में शिफ्ट होने का है। 5 साल? तब तक तो रिसॉर्ट प्रोजेक्ट कब का पूरा हो चुका होगा, और तब तक शिया किंग शुअर शायद रोंगचिंग में होगी भी नहीं। फोन के दूसरी तरफ वो औरत इतनी गुस्से में थी कि वो हंस पड़ी। 5 साल? तुम 50 साल क्यों नहीं कह देते? मैं अभी भी एक ब्राइट स्माइल बनाए रखता हूं। क्या कुछ और है सीईओ शिया? अगर नहीं तो मैं अब फोन रख रहा हूं। गुड नाइट।
ये कहने के बाद मैंने निर्णायक रूप से फोन काट दिया। जिंगा विला में शिया किंग शुअर 3rd फ्लोर की बालकनी पर खड़ी थी। कोरे गुस्से में आकर उसने अपना फोन सीधे नीचे फेंक दिया। गुशियान, तुम वाकई कुछ और ही हो। मुझे पहले क्यों नहीं पता था कि वो इतना बेशर्म हो सकता है। जहां तक मेरी बात है, मैं बेड पर फैला हुआ था, पैर हिलाते हुए एक धुन गुनगुना रहा था। आखिरकार मेरा मिशन सफलतापूर्वक पूरा हो गया था। रिसॉर्ट एक स्पेशल नेशनल प्रोजेक्ट है, इसलिए इसे एक पब्लिक बिडिंग प्रोसेस से गुजरना होगा। जब तक वेन फैमिली के पास बिडिंग डॉक्यूमेंट्स हाथ में हैं, सब कुछ ऑफिशियल प्रोसीजर के अनुसार हैंडल किया जाएगा। पूरी प्रोसेस संबंधित अधिकारियों की निगरानी में होती है। श्वान अब वेन फैमिली को बाहर करने के लिए ट्रिक्स का इस्तेमाल नहीं कर सकता, और अगर वेन फैमिली फिर भी बिड नहीं जीत पाती है तो ये बस किस्मत का फैसला होगा। अब इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। मुझे बहुत अच्छी नींद आई। अगली सुबह मैं सुबह टीवी स्टेशन पे था। हालांकि मैं न्यूज़ एंकर हूं, लेकिन हमारा टीवी स्टेशन एक इंटीग्रेटेड न्यूज़ प्रोडक्शन मॉडल का इस्तेमाल करता है, इसलिए मैं सिर्फ एक होस्ट नहीं हूं, बल्कि एक रिपोर्टर भी हूं। न्यूज़ का बहुत सारा मटीरियल मुझे खुद जुटाना पड़ता है। जैसे ही मैं कंपनी पहुंचा, मैंने कलीग्स को गॉसिप करते सुना। मैंने सुना है कि नया आने वाला लड़का विदेश की रॉयल एकेडमी ऑफ आर्ट से ग्रेजुएट है और उसने एनबीसी में इंटर्नशिप भी की है। ऐसे रिज्यूमे के साथ वो आसानी से सेंट्रल स्टेशन पर एमसी बन सकता था। वो अचानक इस छोटे से रोंगचिंग टीवी स्टेशन पर क्यों आएगा? उन्हें इस तरह बात करते सुनकर मुझे अचानक लगा कि नंबर 1 मेल एंकर के रूप में मेरी पोजीशन खतरे में है। मेरे कलीग्स ने ऐसे क्रिटिकल समय पर गॉसिप जारी रखी। डिपार्टमेंट हेड के लिए इतने टैलेंटेड किसी को रिक्रूट करने के पीछे जरूर कोई और मोटिव होगा, ये समझ में आता है। वैसे भी गुशियान के पास क्या टैलेंट है? क्या वो विज्ञापन दाताओं से पैसे खर्च करवाने के लिए सिर्फ अपने हैंडसम चेहरे पर भरोसा नहीं करता? उसके पास बस सबसे ज्यादा एडवर्टाइजिंग कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, बस इतना ही। उसे स्टेशन पर आए हुए सिर्फ 1 साल हुआ है। प्रोफेशनल स्किल्स के मामले में यहाँ कौन उससे बेहतर नहीं है? मैंने सुना और चुपचाप अपनी सीट की ओर चल दिया। गॉसिप करने वाले ग्रुप ने अचानक मुझे नोटिस किया। शियान, तुम यहाँ कब आए? मैं मुस्कुराया, ठीक तब जब हर कोई मेरे लुक्स की तारीफ कर रहा था। ऊपर से वे अजीब तरह से हंसे और माफी मांगी, लेकिन अंदर ही अंदर वे अविश्वसनीय रूप से चिढ़े हुए थे। वो हमेशा इतना मैग्नानिमस और परफेक्ट बनकर दिखाता है, जिससे बाकी सब डांसिंग क्लाउन्स की तरह लगते हैं। तभी स्टेशन की न्यूज़ डिपार्टमेंट हेड एम्मा टेंगलिंग कमरे में आई। उसने जोर से कहा, क्या हर कोई सुबह सुबह इतना फ्री है? आज एक नया कलीग हमारे स्टेशन से जुड़ रहा है। टेंगलिंग अपने बगल में खड़े युवक की ओर देखकर ब्राइट स्माइल के साथ बोली, लिटिल सॉन्ग, प्लीज अपना इंट्रोडक्शन दो। हेलो एवरीवन, मेरा नाम सॉन्ग शिन यू है। वहां मौजूद सभी लोगों की आंखें उस आदमी पर टिकी थीं जो अभी बोला था। उसने बहुत ही टिपिकल ऑफिस अटायर पहना हुआ था। हालांकि उसके फीचर्स बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग नहीं थे, कुल मिलाकर वो काफी रिफाइंड और सुखद लग रहा था। उसके होठों पर मुस्कान बहुत कोमल थी और वो बिल्कुल भी इम्पोजिंग महसूस नहीं हो रही थी। मेरी नजर भी सॉन्ग शिन यू पर पड़ी, लेकिन उन आंखों में सिर्फ ठंडक थी। मैं यहाँ नया हूं और अभी अभी आया हूं। मुझे उम्मीद है कि भविष्य में सभी सीनियर्स मेरा मार्गदर्शन करेंगे। बोलने के बाद सॉन्ग शिन यू ने सबको झुककर सलाम किया, एक बहुत गहरा झुकाव। इतना शानदार रिज्यूमे होने के बावजूद उनका एटीट्यूड बहुत विनम्र था। वहां मौजूद लोग एक एक करके सॉन्ग शिन यू के प्रति सद्भावना दिखाने लगे। सॉन्ग शिन यू ने हर व्यक्ति का एक एक करके अभिवादन किया। आखिरकार वो मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। शियान, अब हम कलीग्स हैं। मैं नया हूं, इसलिए बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो मैं अभी नहीं समझता। तुम्हें मेरा अच्छे से ख्याल रखना होगा। सबकी आंखों में हैरानी की एक चमक दौड़ गई। इस समय मॉर्निंग न्यूज एंकर ली वेई ने पूछा, क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? सॉन्ग मुस्कुराया और सबकी ओर देखकर सिर हिलाया। शियान और मैं हाई स्कूल क्लासमेट्स थे। हम कभी सबसे अच्छे दोस्त हुआ करते थे। मैं भी मुस्कुराया। हाई स्कूल फ्रेंड्स, हाँ, लेकिन मैं बेस्ट फ्रेंड का टाइटल स्वीकार करने की हिम्मत नहीं कर सकता। सॉन्ग शिन यू के एक्सप्रेशन थोड़े घबराए हुए हो गए और उसने अपना सिर झुका लिया। हाँ, मैं तुम्हारा दोस्त बनने के लायक नहीं हूं। मैं एक गरीब बैकग्राउंड से आता हूं। ये सिर्फ मेरी अपनी ख्याली पुलाव थी। माहौल तुरंत खामोश हो गया। सॉन्ग शिन यू की सहनशील अपीयरेंस ने अनजान दर्शकों के मन में भी सहानुभूति की भावना जगा दी। निश्चित रूप से ली वेई सॉन्ग शिन यू के पास चलकर आई। गुशियान, तुम इतने एरोगेंट किस बात के लिए हो? ये सॉन्ग शिन यू है। वो एक जीनियस है जिसने विदेश में पढ़ाई की है। उसका तुम्हें अपना दोस्त कहना सिर्फ तुम्हें फेस देने के लिए है। तुम सच में नहीं जानते कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है। बोलने के बाद ली वेई ने शिन यू का हाथ पकड़ लिया। उसका बुरा मत मानो। वो हमारे स्टेशन का सबसे नफरत किया जाने वाला व्यक्ति है। अब से हम सब तुम्हारे दोस्त हैं। टेंगलिंग के एक्सप्रेशन भी थोड़े अजीब थे। सॉन्ग शिन यू, बस जान पहचान करने के लिए पहले ली वेई के साथ जाओ। सही कहा, न्यूज़ डिपार्टमेंट की 9 बजे मीटिंग है।
सोंगशिन यू को जाते हुए देखना लोगों की भीड़ से घिरा हुआ। मेरे दिल में एक हल्की सी लहर उठी, लेकिन वो जल्दी ही नॉर्मल हो गई। सोंगशिन यू दिखावा करने में एक्सपर्ट है, वरना मैं हाई स्कूल में 3 साल तक उसके द्वारा बेवकूफ नहीं बनता। न्यूज एंकर बनना विशुद्ध रूप से मेरे बचपन के सपने को पूरा करने के लिए है। ऐसा नहीं है कि अगर मैंने यहां से छोड़ दिया तो मेरे पास सर्वाइव करने के लिए कोई स्किल्स नहीं होंगी। इसके विपरीत मेरे इंटरेस्ट बहुत ब्रॉड हैं। मेरे पास कई स्किल्स भी हैं। हर एक मुझे बाकी की जिंदगी सहारा देने के लिए काफी है। मुझे नहीं पता कि सोंगशिन यू का यहां आने का क्या पर्पस है, लेकिन मैं पहले से ही उसके साथ कंपटीशन करने से थक गया हूं। शायद इस जगह को छोड़ना इतना बुरा नहीं होगा। 9 बजे हर कोई मीटिंग रूम में गया। मैं सिर्फ एक होस्ट नहीं हूं, बल्कि एक न्यूज रिपोर्टर भी हूं। टेंग लिंग बोल उठी, ब्रदर फार्म टीवी स्टेशन छोड़ने के लिए 1 हफ्ते में अपना हैंडओवर पूरा कर लेंगे, इसलिए 1 हफ्ते के भीतर हमें प्राइम टाइम एंकर पोजीशन तय करनी होगी। इस समय ली वेई बोल उठी, डायरेक्टर, मुझे लगता है कि सोंगशिन यू बहुत सूटेबल है। मैंने अभी एनबीसी में उसके काम करने के फुटेज देखे हैं। उसका हिंदी और इंग्लिश के बीच स्विच करना बहुत फ्लुएंट है। उसकी होस्टिंग भी बेहद प्रोफेशनल है। टेंग लिंग हल्के से मुस्कुराई, लिटिल सॉन्ग वाकई बहुत आउटस्टैंडिंग है, लेकिन ये पोजीशन मूल रूप से शियान के लिए थी। आखिरकार उसके पास सबसे ज्यादा एडवर्टाइजिंग कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। उसकी अपील भी सबसे हाई है। ली वेई ने मेरी ओर एक नजर डाली। ये हमारा न्यूज डिपार्टमेंट है, एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट नहीं। हमें जो देखने की जरूरत है वो सॉलिड प्रोफेशनल एबिलिटी है। अगर हम सिर्फ इस बात की तुलना करेंगे कि किसके पास सबसे ज्यादा एड्स हैं, तो भविष्य में सबका फोकस न्यूज बनाने पर नहीं होगा, बल्कि शुगर डैडी ढूंढने के तरीकों पर होगा। ये 3 शब्द, शुगर डैडी ढूंढना, ली वेई ने खास जोर देकर कहा। यह साफ था कि वो किसका मजाक उड़ा रही थी। मैंने बेपरवाह एक्सप्रेशन चेहरे पर लाए। परसों मैंने तियान हैंग ग्रुप की कमर्शियल पार्टी में हिस्सा लिया था। मैंने उनके एम्प्लॉयज को गॉसिप करते सुना कि हमारे टीवी स्टेशन पर एक मोनोलीड्स वाली लड़की है जो हर रोज सीईओ से मिलने आती है। मिसेज ली ने उस लड़की को सीईओ एलिस की गोद में बैठे और उन्हें डैडी कहते हुए देख लिया, इसलिए उन्होंने उसके चेहरे पर एक थप्पड़ जड़ दिया। मैं बस बहुत उत्सुक हूं, क्या हमारे टीवी स्टेशन में वाकई उस तरह का कोई इंसान है? ली वेई तुरंत गुस्से में खड़ी हो गई। गुशियान, तुम्हारी बिना सिर पैर के आरोप लगाने की हिम्मत कैसे हुई? मैं धीरे से हंसा। मैंने ये नहीं कहा कि वो तुम थी। टीवी स्टेशन इतना बड़ा है, तुम इकलौती मोनोलीड्स वाली लड़की नहीं हो। मुझे बस लगता है कि तुमने जो कहा वो सही था। हमारा फोकस न्यूज बनाने पर होना चाहिए। ये शुगर डैडी ढूंढने वाली चीज का उल्टा असर बहुत जल्दी हो सकता है। इत्तेफाक से उस रात पार्टी में मैंने मिसेज ली को वीचैट पर ऐड किया था। कल वो मुझसे उस मोनोलीड्स वाली लड़की के बारे में पूछ रही थीं। ली वेई के एक्सप्रेशन धीरे धीरे गुस्से से पैनिक में बदल गए। अगर तुमने उनसे क्या कहा? एक सेंटेंस ने ली वेई के विचारों को पूरी तरह एक्सपोज कर दिया। हर कोई उसे अजीब नजरों से देखने लगा, लेकिन इस पल में ली वेई को इसकी कोई परवाह नहीं थी। वो मिसेज ली के तरीके बहुत अच्छी तरह जानती थी। ये उसकी खुशकिस्मती थी कि पिछली बार वो अपना चेहरा ढककर जल्दी से भाग गई थी। मैंने ली वेई की ओर एक ब्राइट स्माइल के साथ देखा, ठीक उसी समय जब वो डर से घिरने ही वाली थी। मैं धीरे से बोला, यह मामला हमारे टीवी स्टेशन की रेपुटेशन से जुड़ा है। इसकी ठीक से जांच करने से पहले मैंने अभी तक उन्हें जवाब नहीं दिया है। मैं वास्तव में इस बारे में भूल गया था। बस अभी तुम्हें शुगर डैडीज के टॉपिक का जिक्र करते सुना तो मुझे अचानक याद आ गया। ली वेई ने मन ही मन राहत की सांस ली। इस समय मेरी ओर उसकी नजर सावधानी से भरी थी। वो अचानक अपनी सीट पर वापस बैठ गई और एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं की। सोंगशिन यू धीरे से मुस्कुराया और बोला, हमारे न्यूज डिपार्टमेंट में हर कोई प्रेस्टीजियस स्कूलों से ग्रेजुएट है। मेरा मानना है कि इस मामले में कोई गलतफहमी हुई होगी। जहां तक प्राइम टाइम एंकर पोजीशन की बात है, मैं इसके लिए शियान से कंपटीशन नहीं करूंगा। बस उन्हें वो पोजीशन दे दीजिए। सोंगशिन यू की आवाज बहुत कोमल थी। बस कुछ ही सेंटेंस में उसने चतुराई से सब्जेक्ट बदल दिया। ली वेई ने सोंगशिन यू की ओर एहसानमंद नजरों से देखा। जहां तक मेरी बात है, मैंने एक रूखी हंसी निकाली। जिस तरह से तुम ये कह रहे हो, ऐसा लग रहा है जैसे एंकर पोजीशन पहले से ही तुम्हारी पॉकेट में है और अब तुम इसे मुझे दान दे रहे हो। शियान, तुमने गलत समझा। मेरा वो मतलब बिल्कुल नहीं था। मैंने उपहास किया। तो फिर तुम्हारा क्या मतलब था? ठीक है, बहस बंद करो। टेंग लिंग ने आखिरकार तंग आकर सबको बीच में ही रोक दिया। इस एंकर पोजीशन के बारे में हम ऐसा करते हैं, हमारा स्टेशन एक बेहद इंपॉर्टेंट हाई प्रोफाइल शख्सियत का इंटरव्यू लेने का प्लान बना रहा है। जो कोई भी इस शख्स के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू हासिल कर लेगा, वही प्राइम टाइम एंकर होगा। जाहिर है, इंटरव्यू 1 हफ्ते के भीतर पूरा होना चाहिए। तुम दोनों को जल्दी करनी होगी। किसी ने उत्सुकता से पूछा, डायरेक्टर, वो इंपॉर्टेंट शख्सियत कौन है जिसका आपने जिक्र किया? डायरेक्टर टेंग बोली,
शिया फैमिली की महान मिस शिया किंग शुअर। हर कोई दंग रह गया। क्या महान मिस को बीजिंग में नहीं होना चाहिए? इसके अलावा बीजिंग टीवी स्टेशन तक उनका इंटरव्यू नहीं ले पाया है। वो हमारे जैसे एक छोटे से लोकल स्टेशन का इंटरव्यू क्यों स्वीकार करेंगी? फिल्मिंग डिपार्टमेंट के शियाओ युआन बोल पड़े। तुम खुद को न्यूज वाले कहते हो, तुम्हें ये तक नहीं पता? मिस शिया पिछले 3 सालों से रोंगचिंग में अपनी पहचान छुपाकर रह रही हैं। रोंगचिंग में सबसे रहस्यमयी श्वान ग्रुप वास्तव में शिया फैमिली की ही ब्रांच है। रोंगचिंग जल्द ही एक स्पेशली अप्रूव्ड नेशनल रिसोर्ट प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाला है और वो इस प्रोजेक्ट की प्रभारी हैं। टेंगलिंग ने बात जारी रखी। सही कहा। शिया किंग शुअर किस तरह की इंसान है, हर किसी ने इसके बारे में सुना ही होगा। शिया फैमिली देश की सबसे अमीर फैमिली है। शिया किंग शुअर शिया फैमिली की अनमोल रत्न है। अब तक उन्होंने कभी कोई प्रेस इंटरव्यू स्वीकार नहीं किया है और रिसोर्ट प्रोजेक्ट की घोषणा होने वाली है। ये एक शानदार मौका है। मुझे लगता है कि हमें एक कोशिश करनी चाहिए। हालांकि यह अभी भी एक अविश्वसनीय रूप से बड़ी चुनौती है। अगर हम सफल नहीं होते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर हम सफल हो जाते हैं तो हमारा रोंगचिंग टीवी स्टेशन वो कारनामा कर दिखाएगा जो राजधानी का टीवी स्टेशन भी नहीं कर पाया। टेंगलिंग की आंखों में उम्मीद की चमक थी। मुझे आप दोनों पर पूरा भरोसा है। आप में से जो भी सफल होगा, प्राइम टाइम एंकर की पोजीशन स्वाभाविक रूप से उसी की होगी। और अगर आप में से कोई भी सफल नहीं होता है तो बाद में हमारे पास एक अलग इवैल्यूएशन सिस्टम होगा। मीटिंग रूम से बाहर निकलते समय मेरे एक्सप्रेशन शायद ही कभी इतने गंभीर होते हैं। सॉन्ग शिन्यू मेरी डेस्क के पास आया। शियान, ओल्ड मास्टर शिया की बर्थडे पार्टी। तुम उस दिन वहां थे, है ना? ऐसा क्यों है कि स्टेशन पर किसी को नहीं पता कि तुम भी गु फैमिली से हो? मैंने उस पर एक नजर डाली। सॉन्ग शिन्यू, तुम टीवी स्टेशन पर काम करने क्यों आए? क्या वेन्यू टिंग को चुराना तुम्हारे लिए काफी नहीं था? अब तुम मेरी जॉब भी चुराना चाहते हो? सॉन्ग शिन्यू के चेहरे पर अभी भी वही मासूमियत भरा लुक था। तुमने मुझे गलत समझा। मुझे बस लगा कि मेरी एक्सपर्टीज इस जगह के लिए सबसे अच्छी है। मैंने कभी भी तुमसे कुछ भी चुराने के बारे में नहीं सोचा और मैंने वेन्यू टिंग को नहीं चुराया। ये सुनकर मैंने बात जारी रखी। मैं हमेशा से बहुत उत्सुक रहा हूं कि उस साल क्या हुआ था जब तुम और वेन्यू टिंग उस समर कैंप में गए थे। जब वेन्यू टिंग मेरे साथ थी तो मैं साफ महसूस कर सकता था कि वो मुझसे प्यार करती थी, लेकिन उस समर कैंप से लौटने के बाद वेन्यू टिंग पूरी तरह से बदल गई। उसका प्यार पूरी तरह गायब हो गया, यहां तक कि वो नफरत में बदल गया। सॉन्ग शिन्यू के एक्सप्रेशन थोड़े बदल गए। ऐसा लगा कि उसे कुछ साल पहले की बातें याद आ गई हैं। ये देखकर मैंने अपना हाथ हिलाया। रहने दो, वैसे भी मुझे उन गंदी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है। सॉन्ग शिन्यू ने जल्दी से समझाने की कोशिश की। वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। मैंने सारा धैर्य खो दिया था और खड़ा हो गया। सॉन्ग शिन्यू, मेरे साथ पंगे लेने की हिम्मत मत करना, वरना मैं शायद फिर से वही इंसान बन जाऊंगा जो मैं 3 साल पहले था। रास्ते से हटो, मुझे न्यूज एंकर करनी है। सॉन्ग शिन्यू ने मुझे ओझल होते हुए देखा। उसके एक्सप्रेशन अचानक असामान्य रूप से ठंडे हो गए। गुशियान, मैं तुमसे सब कुछ छीन लूंगा, तुम्हारी वाइफ, तुम्हारी जॉब और यहां तक कि तुम्हारी फैमिली भी। मैं सब ले लूंगा। तुम्हें सबके द्वारा छोड़ दिया जाएगा और ठुकरा दिया जाएगा। तुम्हारी रेपुटेशन बर्बाद हो जाएगी। मैं उसी दिन का इंतजार कर रहा हूं। तब तुम समझोगे कि मैंने ये सब क्यों किया है। शाम को सॉन्ग शिन्यू कैपिटल होटल के प्राइवेट रूम में वापस आया। वेन्यू टिंग पहले ही लौट आई थी। वो खुशी भरे भाव के साथ पास आया। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम आज पुराने वैन फैमिली विला वापस जा रही हो? वेन्यू टिंग पास आई और सॉन्ग शिन्यू के कंधों पर अपनी बाहें डाल दी। मुझे तुम्हारी याद आ रही थी। सॉन्ग शिन्यू ने वेन्यू टिंग को कसकर गले लगा लिया। वेन्यू टिंग ने उसकी ओर ऊपर देखा। शिन्यू, तुम्हें इस तरह मेरे पीछे लगाना वाकई तुम्हारे साथ नाइंसाफी है। शिन्यू ने धीरे से अपना सिर हिलाया। जब तक तुम्हारा दिल हमेशा मेरे साथ है, मुझे नहीं लगता कि ये नाइंसाफी है। वेन्यू टिंग बोल उठी। चिंता मत करो, मेरे और गु शियान के बीच का मामला बहुत जल्द सुलझ जाएगा। मेरा नाम आते ही वेन्यू टिंग का चेहरा सख्त हो गया। उसे अचानक कुछ याद आया। आज टीवी स्टेशन पर तुम्हारा पहला दिन था। क्या उसने तुम्हें परेशान किया? सॉन्ग शिन्यू की आंखों में भावनाओं की एक चमक कौंधी। बिल्कुल नहीं, तुम तो जानती ही हो। तुम्हें मुझसे दूर ले जाने की वजह से वो अब भी मुझसे नफरत करता है, इसलिए मेरे प्रति उसका रवैया हमेशा वैसा ही रहता है। वेन्यू टिंग ने तुरंत भौहें सिकोड़ी। तो उसने तुम्हें परेशान किया। मैं अभी जाकर उससे हिसाब चुकता करती हूं। ये सुनकर शिन्यू ने जल्दी से उसका हाथ थाम लिया। ऐसा मत करो। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं, ये छोटी मोटी बातें मायने नहीं रखती। अगर तुम अभी वापस जाओगी तो तुम सिर्फ चीजों को और पेचीदा बना दोगी और तुम्हारे पेरेंट्स इस वजह से मुझसे और भी नफरत करेंगे। कुछ चीजें मुझे बस थोड़ी देर के लिए बर्दाश्त करनी होंगी और सब ठीक हो जाएगा। सॉन्ग शिन्यू के प्रति अपने पेरेंट्स के प्रेजुडिस के बारे में सोचकर वेन्यू टिंग रुक गई। अगर तुम्हारे साथ नाइंसाफी हो रही है तो तुम्हें मुझे बताना होगा।
मैं गू शियान को तुम्हें हमेशा परेशान नहीं करने दूंगी, और ये याद रखना मैं कभी उसकी नहीं थी। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि तुमने मुझे उससे चुराया है। ये इसलिए है क्योंकि वो गू शियान तुम्हारे लायक नहीं है। सोंगशिन यू की आंखों में एक शातिर चमक कौंधी। फिर वह फिर से कोमलता से बोला, यू टिंग, क्या तुम कभी शिया किंग शुअर से मिली हो? क्या तुम राजधानी की इस हाई सोसाइटी लेडी के बारे में ज्यादा जानती हो? वेन यू टिंग ने जवाब दिया, पैराडाइज रिसॉर्ट प्रोजेक्ट के लिए मेरी कंपनी ने उसकी पसंद पर रिसर्च करने में बहुत मेहनत की थी, लेकिन ये इंसान बेहद प्राइवेट है। उसकी हलचलें भी बहुत रहस्यमयी हैं, इसलिए मैं ज्यादा नहीं जानती। वेन यू टिंग ने ऊपर देखा और पूछा, तुम अचानक उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो? सोंगशिन यू ने बेबसी से आह भरी और कहा, टीवी स्टेशन ने कहा है कि अगर मैं शिया किंग शुअर के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू हासिल कर लेता हूं तो शाम 7 बजे वाली प्राइम टाइम एंकर पोजीशन मेरी होगी। लेकिन मैंने आज श्वान में कॉल किया था। उन्होंने कहा कि अगर टीवी स्टेशन से अपॉइंटमेंट है तो आधा साल इंतजार करना होगा। वेन यू टिंग ने भौहें सिकोड़ी और एक पल के लिए सोचा। हमें इस बार जो एकमात्र जानकारी मिली है वो ये है कि शिया फैमिली की यंग लेडी को रॉयल गोल्फ कोर्स में खेलने जाने की आदत है। सोंगशिन यू का चेहरा अब भी चिंता से भरा था। लेकिन रॉयल गोल्फ कोर्स रोंगचिंग की हाई सोसाइटी के लिए सिर्फ मेंबर्स वाली जगह है। इसकी मेंबरशिप फीस 10 मिलियन युआन जितनी ज्यादा है। मैं भला वहां कैसे जा सकता हूं? वेन यू टिंग बोली, मेरे दादाजी उस रॉयल गोल्फ कोर्स के मेंबर हैं। मैं पहले दादाजी के साथ वहां खेलने जाया करती थी। कल मैं गोल्फ कोर्स मैनेजमेंट को कॉल कर दूंगी। तुम बस वेन फैमिली के दामाद की आइडेंटिटी इस्तेमाल करके अंदर जा सकते हो। सोंगशिन यू की आंखों में एक अजीब चमक कौंधी। सच में? मैं अंदर जाने के लिए गू शियान की आइडेंटिटी इस्तेमाल कर सकता हूं? वेन यू टिंग ने उसकी ओर देखते हुए धीरे से मुस्कुराया। बेशक, मेरे दिल में तुम ही वेन फैमिली के असली दामाद हो। जब सोंगशिन यू शॉवर ले रहा था तब वेन यू टिंग ने मुझे कॉल किया। गू शियान, अगर तुमने सोंगशिन यू को फिर से परेशान करने की हिम्मत की तो मुझ पर बुरा होने का इल्जाम मत लगाना। मुझे ये थोड़ा अजीब लगा और मैंने जवाब दिया, क्या हुआ? क्या सोंगशिन यू ने वापस आते ही तुम्हें शिकायत कर दी? वेन यू टिंग फोन पर चिल्लाई, शिनयू तुम्हारी तरह नहीं है। वो कभी भी दोमुहा होने वाला इंसान नहीं है। तुम्हारे पास पहले से ही बहुत कुछ है। उसके साथ हर चीज के लिए कंपटीशन करने के बारे में सोचना भी मत। फोन रखने के बाद मुझे थोड़ी चिढ़ महसूस हुई। ये साफ तौर पर सोंगशिन यू था जिसने वो सब छीना जो मूल रूप से मेरा था। और फिर भी आखिर में मैं ही विलेन बन गया। मैंने देखा कंप्यूटर स्क्रीन पर रखे डॉक्यूमेंट को। मैंने अभी अभी अपना रेजिग्नेशन लेटर लिखना खत्म किया था। मैंने अचानक अपना लैपटॉप जोर से बंद कर दिया। सिर्फ सोंगशिन यू के आ जाने से मैं क्यों हार मानूं? सालों पहले उसने सरेआम मुझसे वेन यू टिंग को छीना था और विलन का टाइटल मुझे झेलना पड़ा। अब क्या मुझे ये जॉब भी उसे सौंप देनी चाहिए? बेशक मेरे मन में ये ख्याल काफी समय से था, लेकिन अब मैं अचानक उस सोच को एक तरफ रख देना चाहता हूं। अगर मुझे छोड़ना भी है तो मुझे प्राइम टाइम एंकर की कुर्सी पर बैठने तक इंतजार करना होगा। लैपटॉप बंद करने के बाद मैंने अपना फोन उठाया और कॉन्टैक्ट स्क्रॉल किए। मुझे फीनिक्स स्वेलो के नाम से सेव एक नंबर मिला। बिना किसी हिचकिचाहट के मैंने कॉल बटन दबा दिया। दूसरी तरफ से बहुत जल्दी जवाब मिला, मिस्टर गू, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूं? दूरी से भरी एक आवाज। वो पिछली बार उसे स्टैंड अप करने की वजह से अभी भी नाराज होगी, या शायद उसे अब समझ आ गया है और वो मेरे साथ एक क्लियर लाइन खींचना चाहती है। जाहिर है मैं भी यही उम्मीद कर रहा था। मैं उसके साथ शायद ही कभी इतने सीरियस लहजे का इस्तेमाल करता हूं। मिस शिया, मैं रोंगचिंग टीवी का एक न्यूज रिपोर्टर हूं। मैं आपके साथ एक पर्सनल इंटरव्यू शेड्यूल करना चाहता हूं। मुझे हैरानी होगी अगर आप इसके लिए थोड़ा समय निकाल सकें। दूसरी तरफ से एक ठंडी हंसी आई। शिया किंग शुअर बहुत अच्छी तरह जानती थी कि ये इसी बारे में है। अगर मुझे किसी चीज की जरूरत न होती तो मैं उससे कभी कांटेक्ट नहीं करता। वह कुछ सेकंड के लिए खामोश रही, फिर बोली, गू शियान, तुम वाकई बहुत बेशर्म हो। तुमने पिछली बार मुझे स्टैंड अप किया और अब तुम में इंटरव्यू मांगने की हिम्मत है। मैं एक पल के लिए चुप रहा, फिर मैंने शांति से जवाब दिया, ये दो बिल्कुल अलग मामले हैं। मुझे यकीन है कि मिस शिया नहीं जानती, मैं हमेशा से बिजनेस और पर्सनल लाइफ को अलग रखने वाला इंसान रहा हूं। दूसरी तरफ का व्यक्ति गुस्से में हंसता हुआ लगा। ठीक है, तुम मेरा इंटरव्यू लेना चाहते हो। अभी स्टार रिवर विला आओ और मुझसे माफी मांगो। हम बाकी सब बातों पर धीरे धीरे चर्चा कर सकते हैं। उसके बाद मैंने दीवार घड़ी की ओर देखा। रात के 10 बज चुके थे। अगर मैं अभी वहां गया तो क्या होगा? मैं बहुत अच्छी तरह जानता था मैं कभी उस जगह पर जाकर खाली हाथ वापस नहीं लौटा हूं, इसलिए मैंने सीधे मना कर दिया। चूंकि ये बिजनेस है तो आइए दिन में मिलते हैं। मिस शिया, बस एक समय चुन लीजिए। मैं निश्चित रूप से आऊंगा और तब आपसे माफी मांगूंगा। शिया किंग शुअर मेरा स्वभाव बहुत अच्छी तरह जानती है, इसलिए उसने मेरे लिए चीजें और मुश्किल नहीं बनाई। उसने बस ठंडेपन से जवाब दिया, तो कल सुबह 9 बजे रॉयल गोल्फ कोर्स पर मिलते हैं।
मैं वास्तव में पहले कभी उस जगह नहीं गया था, लेकिन मुझे पता था कि ओल्ड मास्टर शिया वहां के मेंबर थे। उस गोल्फ कोर्स का एक बहुत बड़ा फायदा है, अगर किसी मेंबर का रिश्तेदार खेलना चाहता है तो उन्हें बस मेंबर का नाम बताना होता है। एक कार्ड पूरे परिवार द्वारा इस्तेमाल किया जा सकता है। अगले दिन सुबह के 9 बजे मैं ठीक समय पर रॉयल गोल्फ कोर्स में था। अंदर जाने के बाद मैं सीधे रजिस्ट्रेशन डेस्क पर गया। एक सुंदर रिसेप्शनिस्ट ने मेरा स्वागत किया। सर, आप थोड़े अनजान लग रहे हैं, क्या आप यहाँ के मेंबर हैं? मैंने थोड़ा सिर हिलाया और कहा, वेन यू डोंग मेरी वाइफ के ग्रैंडफादर हैं। मुझे यकीन है कि मैं अंदर जा सकता हूँ, है ना? रिसेप्शनिस्ट के चेहरे पर तुरंत पूरी तरह से हैरानी के भाव आ गए। आप भी वेन फैमिली के दामाद हैं। इसके साथ ही उसने कुछ ही दूरी पर खड़ी एक आकृति की ओर इशारा किया। उस व्यक्ति ने भी वेन फैमिली का दामाद होने का दावा किया है। मिस्टर वेन रोंगचिंग की एक प्रभावशाली शख्सियत है। उनके परिवार में केवल एक बेटा और एक बेटी है, तो 2 दामाद कैसे हो सकते हैं? मैंने अपनी आंखों से रिसेप्शनिस्ट की उंगली का पीछा किया। वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि सोंग शिन यू था। इस समय सोंग शिन यू ने भी मुझे देखा। उसके एक्सप्रेशन थोड़े हैरान करने वाले थे। रिसेप्शनिस्ट एक पल के लिए असमंजस में पड़ गई। प्लीज एक पल इंतजार कीजिए सर, मुझे मैनेजर को बुलाने दीजिए। जैसे ही मैनेजर पहुंचा उसने तुरंत डांटना शुरू कर दिया। मिस वेन ने हमें इन्फॉर्म करने के लिए पहले ही कॉल कर दिया था। तुम्हें उन्हें सीधे अंदर आने देना चाहिए था। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अगर तुमने मिस्टर गू को नाराज कर दिया तो क्या होगा? मैनेजर अपने पास खड़ी रिसेप्शनिस्ट को लगातार फटकार लगाते हुए दौड़ता हुआ आया। रिसेप्शनिस्ट ने दुखी मन से समझाया, सर, आपने कहा था कि एक मिस्टर गू आएंगे, लेकिन आपने ये नहीं कहा था कि 2 मिस्टर गू आ रहे हैं। मैनेजर भी ये सुनकर बेहद हैरान हुआ। भला 2 मिस्टर गू कैसे हो सकते हैं? और तभी सोंग शिन यू मेरे पास चलकर आया। शियान, तुम भी यहाँ क्यों हो? मैंने आंखें सिकोड़ी और उसकी ओर देखकर मुस्कुराया। अगर मैं नहीं आता तो मुझे कैसे पता चलता कि कोई मेरे नाम का इस्तेमाल करके दिखावा कर रहा है? उसी समय मैनेजर भी पहुंच गया। उसने मेरी ओर देखा, फिर मुड़कर सोंग शिन यू को देखा। तो आप दोनों में से असली मिस्टर गू कौन है? आज वहां काफी लोग गोल्फ खेलने आए थे। ये अमीर यंग मास्टर्स और लेडीज खाली लोग थे, इसलिए जैसे ही उन्होंने कोई ड्रामा देखा वे सब देखने के लिए जमा हो गए। सुबह सुबह ये किस तरह का शो है? किसी ने तो असली बनाम नकली मिस्टर गू के ड्रामे पर मजाक करना भी शुरू कर दिया। इसी पल शिया किंग शुअर भी लोगों के एक ग्रुप से घिरी हुई हमारी ओर बढ़ रही थी, क्योंकि उसकी स्किन दूसरों की तुलना में काफी साफ और गोरी थी। जब आप उसे देखते थे तो उसमें हमेशा एक कुलीन अभिमानी शालीनता का एहसास होता था। मैंने भी उसे देखा। सच कहूं तो पिछले 3 सालों में मैंने उसे शायद ही कभी इतने सलीके से तैयार होते देखा था। इसीलिए शिया फैमिली की बर्थडे पार्टी में मैं उसे देखकर इतना चौंक गया था। वो उसकी नोबल स्टेटस की वजह से नहीं था, बल्कि इसलिए था क्योंकि उसका ऑरा पूरी तरह से दूसरे इंसान में बदल गया था। मेरे लिए इसे एडजस्ट करना वाकई मुश्किल हो रहा था। शिया किंग शुअर के बगल में खड़ी एक यंग लेडी मुरांग शुअर बोल उठी, ये रोंगचिंग वाकई शानदार लोगों की धरती है। कोई आश्चर्य नहीं कि हमारी मिस शिया 3 साल पहले यहाँ से जाने के लिए इतनी अनिच्छुक थीं और उन्होंने राजधानी लौटने से मना कर दिया था। आसपास के लोगों ने भी आपस में बातचीत शुरू कर दी। लॉबी मैनेजर का सिर चकरा रहा था। उसने अपने सामने चुपचाप खड़े 2 लोगों को देखा। इतने सारे लोगों को आसपास देखकर सोंग शिन यू की बोलने की हिम्मत नहीं हुई। वो प्राइम टाइम एंकर बनने वाला था, इसलिए वो इस तरह के स्कैंडल का जोखिम बिल्कुल नहीं उठा सकता था। इसके अलावा वो मेरे व्यक्तित्व को बहुत अच्छी तरह जानता था। जब हम स्कूल में थे मैं कभी उससे किसी बात पर नहीं लड़ता था। मैं हमेशा वही था जो उसके सामने झुक जाता था। इस बार भी शिन यू को उम्मीद थी कि मैं पहले की तरह खुद ही पीछे हट जाऊंगा, लेकिन हकीकत वैसी नहीं रही जैसी उसने प्लान की थी। मैंने एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ सोंग शिन यू की ओर देखा। मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन मैंने पीछे हटने से साफ इनकार कर दिया। जब दोनों पक्ष आमने सामने थे तभी शिया किंग शुअर के बगल में खड़े किसी व्यक्ति ने अचानक बोलकर तनाव को कम किया। मिस, मुझे साफ तौर पर याद है कि पिछली बार ओल्ड मास्टर शिया की 70वीं बर्थडे पार्टी में जो गेस्ट्स इनवाइटेड थे वे निश्चित रूप से मिस वेन और मिस्टर गू थे। आप जरूर जानती होंगी कि असली मिस्टर गू कौन है, सही कहा ना? तुरंत ही सबकी निगाहें शिया किंग शुअर की ओर मुड़ गईं, जिसमें मैं और शिन यू भी शामिल थे। सोंग शिन यू का दिल धड़क उठा। पता चला कि उसके ठीक सामने जो इंसान था वो बीजिंग की वही हाई सोसाइटी लेडी थी, शिया किंग शुअर, वही इंसान जिसका इंटरव्यू लेने के लिए वो इतनी कड़ी मेहनत कर रहा था। उसका दिल अचानक घबराहट से भर गया। मैंने भी शिया किंग शुअर को घूरा। हमारी 3 साल की नज़दीकियों की खातिर क्या वो ऐसे क्रिटिकल मौके पर आपकी मदद मांगना बहुत ज्यादा तो नहीं होगा, है ना? इस समय तक मैनेजर शिया किंग शुअर के पास आ गया था, साफ तौर पर पहचान कंफर्म करने के लिए उसका इंतजार कर रहा था। शिया किंग शुअर ने मेरी ओर एक नजर डाली, फिर कैजुअली अपना मुंह खोला। मैं किसी मिस वेन या मिस्टर गू को नहीं जानती।
आप सब जानना चाहते हैं कि असली मिस्टर गू कौन है, तो बस मिस वेन को वीडियो कॉल कीजिए। उन्हें खुद कंफर्म करने दीजिए। वह भला अपने पति को कैसे नहीं पहचानेंगी। सही है, सही है, सही है। मैं कितना बेवकूफ था। शुक्र है मिस शिया ने ये बात बता दी। मेरा दिल अचानक बैठ गया। मैंने देखा शिया किंग शुअर की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। वो साफ तौर पर ये जानबूझकर कर रही थी। वीडियो कॉल जल्दी कनेक्ट हो गया। फोन के दूसरी तरफ से वेन यू टिंग की आवाज आई। मैनेजर शियाओ, क्या बात है? मैनेजर शियाओ ने उनका अभिवादन किया। माफी चाहता हूं मिस वेन, आपको परेशान किया। आपने कहा था कि मिस्टर गू आ जाएंगे, लेकिन अभी यहां 2 मिस्टर गू हैं। क्या आप प्लीज देख सकती हैं कि आपके पति कौन है? जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, मैनेजर शियाओ ने कैमरा मेरी और शिनयू की तरफ घुमाया। वेन यू टिंग ने भौहें सिकोड़ी। वो लगभग बिना किसी हिचकिचाहट के बोली, सफेद सूट वाला मेरा पति है। इत्तेफाक से सोंग शिनयू ने आज सफेद सूट पहना था, जबकि मैंने काला। मैनेजर ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मैं मिस वेन को अब और परेशान नहीं करूंगा। बाकी सब मुझ पर छोड़ दीजिए। हम मिस्टर गू का पूरे आदर सत्कार के साथ स्वागत करेंगे। कॉल खत्म हो गया। चारों ओर कानाफूसी शुरू हो गई। लॉबी पहले से ही तमाशबीनों से भरी थी। काफी लोगों ने ताना मारना शुरू कर दिया। अगर आप काबिल नहीं हैं तो यहां दिखावा करने मत आइए। किसी का दामाद बनकर आना और इस तरह रंगे हाथों पकड़े जाना, ये बेहद अपमानजनक है। भीड़ द्वारा उंगली उठाए जाने और बातें किए जाने के बावजूद मुझे इसकी बिल्कुल परवाह नहीं थी। मैनेजर शियाओ भी धीरे धीरे मेरे पास आया। उसका एटीट्यूड अब पहले जैसा विनम्र नहीं रहा था। सर, आप इस क्लब के मेंबर नहीं हैं। कृपया तुरंत यहां से चले जाइए। मेरे चेहरे पर शर्मिंदगी की एक भी लकीर नहीं दिखी। मैंने इत्मीनान से अपनी जेब से एक कार्ड निकाला। तो अगर मैं अभी मेंबरशिप कार्ड के लिए साइन अप करूं तो क्या मैं अंदर जा पाऊंगा? हर कोई एक पल के लिए खामोश हो गया। यहां तक कि मैनेजर भी अविश्वसनीय रूप से हैरान था। जी हाँ, वो संभव है, लेकिन हमारी मेंबरशिप फीस 10 मिलियन युआन है। मुझे पता है, बस कार्ड स्वाइप कीजिए। कई लोग अभी भी इस स्थिति के झटके से उबर नहीं पाए थे। जो अभी मेरा मजाक उड़ा रहे थे, वे अब दंग रह गए थे। उनमें से ज्यादातर तो अंदर आने के लिए बस अपने पिता या दादा के मेंबरशिप कार्ड का इस्तेमाल कर रहे थे। मैनेजर के भाव एक बार फिर नाटकीय रूप से बदल गए। उसकी मुस्कान अब पहले से भी ज्यादा चमकदार थी। उसने सोंग शिनयू पर अब ध्यान भी नहीं दिया। उसने सीधे रिसेप्शनिस्ट को उसे अंदर ले जाने के लिए कहा। जहां तक उसकी बात थी, उसने मुझे कार्ड एप्लीकेशन प्रोसेस करने के लिए उत्सुकता से वीआईपी रूम में इनवाइट किया। शिया किंग शुअर को घेरने वाली यंग लेडीज के चेहरे जिज्ञासा और दिलचस्पी से भरे थे। वो कार्ड डायमंड ब्लैक पैंथर कार्ड लग रहा है। पूरी दुनिया में ऐसे सिर्फ 50 कार्ड हैं। इसे किसी भी बड़े बैंक में इस्तेमाल किया जा सकता है, जो सभी फ्री सर्विसेज का हकदार है। दुनिया भर के 7 स्टार होटलों में वीआईपी, ये हाई क्लास स्टेटस का अल्टीमेट सिंबल है। मुझे याद है, मिस शिया के पास भी शायद एक है। चीन में 15 से ज्यादा लोगों के पास ये कार्ड नहीं है। आखिर इस मिस्टर गू का बैकग्राउंड कितना खौफनाक है। जो लोग अभी मेरा मजाक उड़ा रहे थे, वे सब अब फटी आंखों से देख रहे थे। 10 मिलियन युआन शायद इतना असामान्य न हो, लेकिन उस ब्लैक कार्ड का होना वाकई असाधारण है। ये बिल्कुल भी ऐसी चीज नहीं है जिसे कोई सामान्य अमीर व्यक्ति हासिल कर सके। इसे जारी करने वाली संस्था की छानबीन प्रक्रिया बेहद सख्त होती है, यहां तक कि दुनिया भर के शाही परिवारों के लिए भी। इस कार्ड को रखने वाले लोगों की संख्या 3 से अधिक नहीं है। जहां तक मेरी बात है, बेशक मैं इन ऊंचे मामलों के बारे में कुछ नहीं जानता था, क्योंकि ये केवल वो सैलरी कार्ड था जो मेरी सीनियर सिस्टर ने मेरे लिए बनवाया था। मेरे सालाना कमीशन सीधे इसी कार्ड में ट्रांसफर होते हैं। मुझे ये भी नहीं पता कि इसके बैलेंस में कितने अरब हैं। मेरे लिए 10 मिलियन युआन सच में कुछ भी नहीं है। शिया किंग शुअर ने जब मुझे वो कार्ड निकालते देखा तो उसकी आंखों में भी एक विचारशील लुक आ गया।